हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और आज उसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। तो एक बार जोरदार ढंग से बता दो, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया हो, एकदम मस्त हो? गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बता देना कि सर सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। यस 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 यस, फटाफट बताइए जनाब। हाँ जी, सब कुछ बढ़िया है ना भाई? सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया। हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप भी अच्छे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। यस। और जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है आप सब लोग रिवाइज करके जरूर आए होंगे, है ना? पढ़ के जरूर आए होंगे। और भाई खूब सारे क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, तो आज देखते हैं उनमें से कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। और जिन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर पाए उनका मैं अलग से वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा होमवर्क डिस्कशन का, वो आपको कल मिल जाएगा, है ना? तो या तो ऐसे करेंगे या फिर क्लास में अगर मान लो डिस्कस हो गए मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम लोग क्लास में देख लेंगे। यस, ठीक है भाई, करें फिर सेशन को स्टार्ट करें। मैं तो अच्छा हूं भाई, मैं बहुत बढ़िया हूं। तो देखो, आज सबसे पहले तो होमवर्क डिस्कशन होगा। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, इसको हम लोग खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा, आप लोगों ने चाहा, तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे। यस। हाँ जी, किए हैं क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चंस करके आयो कि नहीं आयो? हाँ, करके आयो क्या? तो हम लोग लास्ट क्लास में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना? तो देखो, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन से ही एक बार का रिकैप हो जाएगा, है ना? जो लास्ट क्लास में पढ़ा है ना वो एक बार के लिए रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन से ही, है ना? वो रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन से ही। तो हम लोग क्वेश्चंस पे ही चलते हैं डायरेक्ट। टाइम नहीं मिल पाया यही तो बात है साला, ये टाइम ही तो दिक्कत है। सर टाइम ही तो नहीं है यार, टाइम यार वो किसी के पास नहीं होता, वैसे वो टाइम निकालना पड़ता है, मतलब, है ना? हाँ। अब बताओ, तुम क्वेश्चन नहीं करके आए हो, फिर अभी तुम बोलोगे सर 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 नहीं हो पाया, सर सर समझ में नहीं आया। सर कैसे होगा फिर बताओ, है ना? और टाइम का ही दिक्कत है थोड़ा सा। सर स्कूल जाना पड़ता है सर, सुबह उठते हैं फिर स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से भाग दौड़ के वापस आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं समझ सकता हूँ, मतलब एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए मुश्किल है ये काम, मतलब आसान नहीं है, मैं आपको सही बताऊंगा, है ना? लेकिन इसको आप बहाना तो नहीं बोल सकते ना, मतलब लेट से कल को आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक बार के लिए सोच के देखो, है ना? चलो यहाँ तो अलग चीज है कि भाई टीचर से पढ़ा हुआ नहीं समझ में आया, उससे पढ़ा हुआ नहीं समझ में आया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो बहुत सारी चीजें मतलब हो सकती है। लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट एग्जाम आएगा और फाइनल रिजल्ट में तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे नहीं होंगे, फिर घर वालों को क्या बहाना दोगे? उस दिन बोलोगे क्या कि स्कूल जाना पड़ता था, है ना? हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर से नहीं समझ में आता था, या फिर मैथ्स वाले सर से नहीं समझ में आता था, या फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, उस दिन तो नहीं बोलोगे ना ऐसा। भाई दुनिया बहाने नहीं सुनती, देखो सीधी सी बात ही है ना? और जिस काम को करना है वो करना है, उसमें फिर आगे पीछे कुछ कुछ नहीं होता भाई, है ना? देखो बहाने ढूंढने बैठो कि 100 मिल जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट नहीं आया ना, दुनिया ताने मार मार के परेशान कर देंगे, है ना? ऐसे परेशान से होके घर से निकलोगे, और हो सकता है घर से 2-3 दिन निकलो भी ना, है ना? ये लोग बोलेंगे ये देखो ये जेई करने गया था, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस दिन कोई बहाना नहीं काम में आएगा, तो टाइम निकालो जैसे तैसे, जहां से भी निकाल सकते हो उस टाइम को तुम्हें ही निकालना पड़ेगा भाई, और कोई नहीं आएगा दूसरा। यस। तो सर टाइम कैसे निकालें, स्कूल जा रहे हैं हम तो टाइम कैसे निकालें? तो देखो यार, सीधी सी बात यह है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ना टाइम वेस्ट जो वो करता है ना, उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि उसके पास टाइम की वैसे ही कमी है, 6-7 घंटे वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से आना जाना ट्रैवलिंग भी होता है, फिर 4 घंटे इधर भी क्लास लेता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं इस चीज को, है ना। और यहाँ भी क्लासेस लगभग 5 से 6 दिन हो रही है शायद आप लोगों की, तो सर क्या करें, मतलब कैसे मैनेज करें। तो यार देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं स्कूल गोइंग स्टूडेंट को कि अगर आपको लगता है कि वीक में आप 1 या 2 दिन की छुट्टी कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है 1 या 2 दिन की छुट्टी करने में। सर लेकिन कौन से दिन छुट्टी करें, इट ऑल डिपेंड्स आपके ऊपर। आपको लगता है कि यहां आज स्कूल में ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो मुझे पहले से आते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो ना मतलब मजे वाले से दिन है ना, कभी कभी स्पोर्ट्स का क्लास होता है, कभी कभी कुछ कल्चरल कुछ चीज होती है स्कूल में। तो अगर ऐसे कोई चीज है ना, तो उस दिन आप लोग बस छुट्टी मार दो, है ना। उस दिन बोलो आप स्कूल की टाटा बाय बाय, है ना। और उस दिन आप लोग घर बैठो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप लोग स्कूल भी जाओगे, अब ऐसा थोड़ी ना स्कूल में मान लो आपकी अटेंडेंस 100% है, सोच के देखो, है ना। स्कूल में आपकी अटेंडेंस 100% है, तो उस दिन कोई मान लो स्टेज पे बुला के आपको माला थोड़ी बनाएगा, बोले ये देखिए ये भाई साहब है जिनकी अटेंडेंस 100% है, कोई मेडल थोड़ी मिलेगा भाई वहां, है ना। अटेंडेंस इतनी हो जितनी एग्जाम में बैठ पाओ। मान लो 75% मैक्सिमम अटेंडेंस की मेरे हिसाब से जरूरत होती है सबको स्कूल में, इससे ज्यादा तो जरूरत होती नहीं, है ना। तो आप लोग 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखो ना। और यार स्कूल में तो वो भी नहीं इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव में स्कूल होता है मान लो किसी का, मतलब ऐसा ही आस पड़ोस में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो टीचर भी मान जाता है ठीक है यार 75 नहीं तो और कम भी है तब भी काम चल जाता है। मतलब प्रोडक्टिव बनाओ उसको। तो जैसे मान लो आपने वीक में 1-2 दिन की छुट्टी मार ली स्कूल से, है ना, उस दिन आपके पास पूरा टाइम बचा रहेगा, है ना। सुबह से लेके 4 बजे तक आपके पास टाइम है, उसमें बड़ी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, जिस दिन स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल में देखो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पूरे टाइम मतलब टीचर आके धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ाता ही रहता है ना। स्कूल में भी 1-2 पीरियड्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम मिल जाता है हमें कुछ चीज पढ़ने का। तो लेट से आज आप स्कूल में बैठे हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी लेके गए, और जैसे ही आपको 15 मिनट भी मान लो टाइम मिला, तो आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया उसका लेक्चर रिवाइज कर लिया खटाखट से, क्योंकि 4 बजे आपकी क्लास है लेट से, है ना, 6 बजे आपकी क्लास है। तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, देखा कि हाँ यार मैं इस टाइम पीरियड में 15 मिनट में पिछली क्लास में जो लेक्चर पढ़ा है उसको रिवाइज किया जा सकता है। और अगर मान लो 15 से ज्यादा टाइम मिला तो उस क्लास में जो क्वेश्चंस करवाएं उसको भी तुम बैठ के सॉल्व कर सकते हो। ये मतलब ऐसे इस चीज का वेट मत करो कि मेरे पास 1 घंटा टाइम रहेगा, है ना, 1 घंटा टाइम रहेगा तभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। कभी हम बोलते हैं ना यार अभी तो 15 मिनट है, 15 मिनट में कितना ही पढ़ लूंगा, नहीं, 15 मिनट में ही पढ़ो, 15 मिनट में भी पढ़ो, 10 मिनट भी मिले ना तब भी पढ़ो, और 5 मिनट भी मिल जाए ना तब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीज क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हमने फील करी है कि स्टूडेंट जो होता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है, वो बहुत परेशान होता है ना। और जो एक्चुअली देखो, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर भी बैकलॉग हो गया कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में भी तो उसको ताने ही सुनने हैं, यहाँ पर भी मेरे जैसे मास्टर ताने सुनाते ही रहते हैं, है ना। तो वो तो चिकने खड़े हो गए, उनको नहीं फर्क पड़ता, बोले भाई हम मजे में हैं, मतलब हमारे जीवन का मोटिव कुछ अलग है ना, हम दुनिया से दूर निकल गए, तो हमें नहीं फर्क पड़ता इन सारी चीजों से। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो परेशान हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि उसको लगता है सर स्कूल भी मैनेज करूं, यहाँ भी मैनेज करूं। और पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है ना, उसको लगता है कि स्कूल में भी नंबर 95% से ऊपर आने चाहिए, इधर भी अच्छे नंबर आने चाहिए, हर जगह अच्छे नंबर होना चाहिए, है ना। और उस चक्कर में बहुत परेशान हो जाता है ना। फिर उसके चेहरे की जो मुस्कान है वही खत्म हो जाती है, घर वाले उसकी शक्ल देखते हैं, बोले भाई तुझे साइंस लेके दिलवा के गलती कर दी ऐसा लग रहा है ना। घर वाले और परेशान होते हैं, है ना, कि यार मतलब बेचारा जो बच्चा एकदम से एनी टाइम परेशान सा ही दिखता है ना। तो मतलब ये थोड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आप ज्यादा परेशान होने लगोगे, फिर आप चीजों को स्किप करने लगोगे, आप बोलोगे कि यार एक चैप्टर छोड़ देता हूं, इसको नहीं पढ़ता हूं क्योंकि ये बैकलॉग हो गया है ना। तो जहां पर भी तुम्हें 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा जो भी टाइम मिले, उस टाइम में कम से कम मान लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो रिवाइज ही करके आ जाओ। पिछली क्लास का किया रिवाइज, स्कूल लेके गए, कॉपी 2 कॉपी लेके गए, जहां भी टाइम मिला खटाखट रिवाइज कर लिया, काम खत्म, है ना। तो ये ऐसे थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करो, टाइम ऐसे ही मिलेगा और नहीं मिलेगा भाई, दिन में टाइम तो 24 घंटे है ना। और जो सोने वाला टाइम 8-9 घंटे सोते हो ना तुम घोड़े बेच के, उस टाइम को कम करो, है ना। उस टाइम को लगभग 7 घंटे के आसपास लेके आओ, है ना। 7 घंटे की नींद एक स्टूडेंट जो होता है ना उसकी लाइफ में मतलब अच्छी है, सफिशिएंट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है।
है ना। और बच्चे तो यार 7-7 घंटे कौन ही पढ़ता है, मतलब। यस। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 7 घंटे सोते हैं, उससे भी कम में लोग काम चलाते हैं। क्योंकि हमें अल्टीमेटली 2 2 साल वो टाइम फिक्स है कि लेट से एग्जाम 2 साल बाद जनवरी लास्ट में होना है, तो वो होना है, वो टाइम नहीं चेंज होगा। अब उस टाइम को आप लोग बीच में कितना यूटिलाइज कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते 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 ये टाइम निकल जाएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन इस टाइम को कुछ ज्यादा भी कम मत कर देना, सोने वाला टाइम को। कहे सर मैं तो 4 घंटे सोऊंगा भाई, है ना, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। 4 घंटे सोओगे ना, अगर 4 घंटे सोओगे तो बीमार हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होगा, है ना। और आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी उतनी, है ना। तो 4-4 घंटे भी मत सो, इतना भी मत करना, है ना। हाँ, इतना भी शारीरिक परेशानी में मत जाना। 6-7 घंटे ठीक है, मतलब इतना आप लोग लेके चलो। और मैं तो ये कहता हूँ, रात को 6 घंटे सो, और दिन में अगर टाइम मिल जाए तो आधे घंटे का नैप ले लो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यस, है ना। तो वो चीज आप लोग कर सकते हो, नैप जो होता है ना, भले 15 मिनट का भी ले लिया ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। यस, चलो आओ क्वेश्चंस करते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट में होमवर्क दिए थे कल वाली क्लास में, तो आज मैं सिर्फ इनको डिस्कस करूंगा, इनमें सॉल्व करने का टाइम नहीं दूंगा, है ना। अब ये मत बोलना कि सर आपने टाइम नहीं दिया था, होमवर्क में देने का मोटिव ही यही होता है, क्योंकि अगर इतने सारे क्वेश्चन में मैं वापस से टाइम दूंगा तो आज कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने में पूरा टाइम चला जाएगा, है ना। तो मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का पोल दूंगा। जिन बच्चों ने सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, वो लोग पोल में रिप्लाई कर देना, और जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं, है ना। जब मैं डिस्कस करूंगा तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। लेट से 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड में आप लोग सॉल्व करें और फिर उसके बाद उसको समझ लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पोल भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द गिवन सेट इज, है ना। अब आ जाओ भाई सारे लोग, सबका ध्यान स्क्रीन पे हो, है ना, इधर उधर की बात नहीं करनी है। यस। बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको संभालनी है ना, कितनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यस 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 यस, कितनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है और पोल मेरे हिसाब से खत्म होने जा रहा है। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है और मेरे भाई पोल खत्म होने जा रहा है। हाँ जी, लो जी, पोल हो गया है खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट से। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, 88। और क्या बात है भाई, हैं ऋत्विक, सौविक और आयुष, है ना। बहुत बढ़िया बेटो, बहुत बढ़िया लड़को। देखो O2 माइनस जो है ना सर, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कल अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। F माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg के पास 12 होते हैं, लेकिन 2 प्लस आते, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है सर। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आ गया तो 7 ही बचे सर। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है सर, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है सर, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कितनी है, देखो 10 10 10 10 10, कितने हो गए सर, 5 स्पीसीज ऐसी हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, सबको समझ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2017 में पूछा गया है, और मैं तो कहता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला फेवरेट मतलब टॉपिक है जेई का। और इतना मतलब फालतू से क्वेश्चन आते हैं ना इस टॉपिक से, है ना, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। बताइए, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन सा ग्रुप है जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्रेजेंट है ना। इस क्वेश्चन का पोल भी मैं खटाखट से दे देता हूं, स्क्रीन पर आपके पोल है ना। अरे यार, इसका तो पोल भी नहीं देना चाहिए था, ये तो कल कॉपी में करवाया था। हाँ, ये तो कॉपी का क्वेश्चन है। चलो इसको मैं पोल को खत्म कर दूंगा जल्दी। हाँ, इस पोल को मैं खत्म कर दूंगा जल्दी। ये तो कॉपी में करवाया था कल, इसको तो पोल देने की जरूरत ही नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है। यस। हम्म, हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें तो क्या ही पोल देना। चलो मैं खत्म कर रहा हूं पोल को, रोक रहा हूं भाई, पोल को रोक रहा हूं। चलो होने ही दो यार, अब 30 सेकंड हो ही गया इतना टाइम तो। हाँ, यस यस यस। हाँ, इसका तो पोल नहीं देना चाहिए था यार, 30 सेकंड फालतू ही चले गए, है ना।
चलिए जनाब, ये रहा इस क्वेश्चन का रिजल्ट और 94% लोगों ने सही जवाब दिया है। अनिक, दिवेश और ऋत्विक, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बताना है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये तो अपनी कॉपी का क्वेश्चन है सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है और हमसे ये क्या जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Mg2 प्लस Na प्लस एंड Al3 प्लस इज। ये क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों ने नोट्स बढ़िया ढंग से रिवाइज किए, है ना। अभी समझ में आएगा कितने लोगों ने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए, है ना। कितने लोगों ने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए? यस यस यस, बताइए। इससे तुम्हें समझ में आएगा कितने बच्चों ने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए। देखो आजकल बच्चे मैसेज भेजते हैं कि सर मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, या मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, सर मेरे से डीपीपी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, मुझे चीज़ें बहुत आसान लग रही है, मैं मॉड्यूल भी आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। आज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं सिंगेज पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहा हूँ और मैं 42 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूँ उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज करने के बाद। तो मैं तो भाई गारंटी देता हूँ, तुम कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन कर लेना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लेना, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखी होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन रिवाइज तुम्हें करना है ना। सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन हो वो भी तुम्हारी कॉपी से ही आएगा, कुछ अलग से नहीं जाएगा। ये कॉपी तुम्हारे लिए यूं मानो, मतलब सब कुछ इसी में लिखा हुआ होगा, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम तुम्हें करना पड़ेगा, रिवीजन, है ना। रिवाइज तुम्हें करना पड़ेगा। 87% बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि ये जितनी भी स्पीसीज हैं सारी की सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसी है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपसे कहा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपसे कहा था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो सर साइज छोटा होगा, और सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा। बताया था कि नहीं? तो सर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है, इसकी साइज सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो साइज सबसे छोटी। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा साइज छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तब भी साइज छोटी होती जाएगी, है ना। और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑर्डर ठीक होगा, है ना। बहुत बढ़िया साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, चेक कर लो। हाँ, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। यस, क्या कह रहा था? पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al3+। भाई इसका पोल नहीं दूंगा यार, इसका पोल नहीं दूंगा। Al3+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है सर। Mg2+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस, अरे तुम समझ रहे हो क्या एक बात? मतलब एक ही क्वेश्चन को साला कितनी बार पूछ लिया उसने यार। देखो 2020 में एक बार पूछा, है ना। सेम क्वेश्चन को 2020 में दूसरी बार पूछा, सेम ही क्वेश्चन को 2017 में पूछा, है ना। और सेम इक्वेशन को 2023 में पूछ लिया। मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसको 4 बार पूछ चुका है और भी पूछेगा आगे। समझ रहे हो तो मेरी बात, है ना। अच्छा सर, और भी क्वेश्चंस दिए थे आपने। आपने एक क्वेश्चन ये वाला दिया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपने दिया था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। बताओ, देखें लार्जेस्ट साइज किसकी मिली आपको? बताओ जरा, लार्जेस्ट साइज किसका मिला और स्मॉलेस्ट साइज किसका मिला? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। जब भी आपको कोई भी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना, जिसमें आपको ऑर्डर फाइंड करना हो, तो मैं आपको हमेशा कह देता हूं ऑर्डर फाइंड तभी होगा जब आपको एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होगी। अगर आप एलिमेंट्स की पीरियोडिक पोजीशन नहीं जानते हो टेबल में तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो सर पोजीशन तो आपने बता दी थी, बिल्कुल बता दी थी। उसको लर्न करना है खुद से, लिख लिख के, है ना। लिख के करोगे ना तब फास्ट होगी ये चीज। तो सर देखो, हमने पढ़ा है मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम के आगे आता है एल्यूमिनियम, है ना। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड के मेंबर है ना। और हमने पढ़ा है कि एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। बोलो, होता है ना। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है उसकी साइज एल्यूमिनियम से बड़ी है, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और देखो, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+, इसमें कौन बड़ा है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, लास्ट क्लास में आपने सिखाया था कैटायन की साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है। तो Mg2+ जो है ना वो छोटा है Mg से,
यस। अच्छा, एक और चीज देखो, Mg2+ और Al3+, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर Mg2+ और Al3+ दोनों कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने पढ़ा था चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटी होगी, होगा। अच्छा, और सर हमने ये भी पढ़ा है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम 3+, इसमें कौन छोटा होगा, कैटायन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, हाँ इसमें कोई भी परेशानी हो तो बता दो, नहीं है ना। अब देखना जरा, मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से बड़ा है, मैग्नीशियम जो है वो Mg2+ से भी बड़ा है, और अगर Mg2+ से बड़ा है तो Al3+ से अपने आप ही बड़ा हो गया। अरे बोलो ना भाई, Mg2+ जो है वो खुद बड़ा है Al3+ से, Al3+ Mg2+ से छोटा है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा, मैग्नीशियम Mg2+ से भी बड़ा, और मैग्नीशियम Al3+ से भी बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया सर, मैग्नीशियम हो गया। मेरी बात समझ गए क्या, यस दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस 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 यस। सबसे बड़ा कौन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, है ना, है ना। और देखो सबसे छोटा कौन होगा सर, देखो Al3+ जो है ना, Al3+ एल्यूमिनियम से भी छोटा है, बिल्कुल है। Al3+ Mg2+ से भी छोटा है, बिल्कुल है। और अगर Mg2+ से छोटा है तो Mg से भी छोटा होगा, यस, क्योंकि Mg2+ Mg से छोटा है ना। तो सर Al3+ Al से भी छोटा, Al3+ Mg2+ से भी छोटा, Al3+ Mg से भी छोटा, तो सर सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Al3+ हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, आपको समझ में आ गया है, यस बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, क्या ये बात सही है क्या। वेरी इजी है ना, बहुत आसान है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हर साल करवाता हूं ये क्वेश्चन, हर साल करवाता हूं, जे में पूछ लिया, आगे आएगा। यस, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F माइनस नियोन एंड Na+ इज अफेक्टेड बाय, है ना। साइज को कौन अफेक्ट करेगा, साइज को कौन अफेक्ट करेगा। चलिए खटाखट से इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए आपको, है ना, इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निपटाओ जरा, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए जनाब, हाँ जी निपटा दो जरा फटाफट। यस 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 यस, पोल बेटा खत्म होने वाला है, पोल होने जा रहा है खत्म। हो गया, वाह सर, पोल हो गया है खत्म, पोल हो गया है लगभग खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्यों भाई 67.5 ही क्यों, दिवेश, कृष्णा और ऋत्विक, क्यों भाई 67 पे कैसे गाड़ी अड़ गई, देखो ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 11 है। अब सोचो ना, इलेक्ट्रॉन बराबर है, न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होगी आउटर इलेक्ट्रॉन को, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अलग अलग है तो इसका मतलब उसकी जो साइज होगी वो भी अलग अलग होगी। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, न्यूक्लियर चार्ज अगर डिफरेंट है तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होगा जितना ज्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज्यादा खींचेगा और साइज उतनी छोटी हो जाएगी। मेरी बात समझे, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो सारा सब कुछ न्यूक्लियर चार्ज में कंसिडर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, भाई सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी तो सब में सेम हो गया। नहीं समझे क्या, अरे कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ हाँ या ना, सही कह रहा हूं क्या मैं, यस बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए सर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए जनाब। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, है ना। क्या करना है, ऑर्डर बताना है साइज का। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर किसको फॉलो करेगा? यस। चलिए क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। पोल आपके सामने है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो उसको एलिमिनेशन वाले मेथड से किया करो, है ना। एलिमिनेट करके किया करो कि ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। ऑप्शन चेक कर करके किया करो, है ना। साम दाम दंड भेद, जो भी नीति अपनाओ, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ। अभी देखना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, अभी मैं बताऊंगा, है ना। अभी देखो बताऊंगा, बहुत आसान लगेगा। जैसे मैं बताऊंगा ना, तुम्हें लगेगा अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, है ना, ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुआ। आओ जी सर, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ 47% बच्चों ने सही जवाब दिया है। गलती हुई है 32% बच्चे सी पे जा रहे हैं, है ना। देखो अभी बताऊंगा। अनिक, दिवेश और ऋत्विक, ये है टॉप 3 स्टूडेंट। देखो सुनो, मैंने आप साथ जैसे ही क्वेश्चन आए ना, जैसे ही क्वेश्चन आए, क्या करना है, आपको इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन लिखनी है। तो कार्बन यहां आता है, कार्बन से आगे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस आता है और फॉस्फोरस से जस्ट आगे सल्फर आता है। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड के मेंबर हैं और फॉस्फोरस और सल्फर भी एक ही पीरियड के मेंबर हैं। साथ साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है ना, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जो सल्फर की साइज है वो फॉस्फोरस से छोटी होगी। सर सल्फर की जो साइज है वो फॉस्फोरस से छोटी होगी, है ना। सर सल्फर बाद में आ रहा, साइज छोटी होगी। सर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। तो अगर सल्फर फॉस्फोरस से छोटा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी पे तो कांटा मार दे, और ऑप्शन नंबर ए पे भी कांटा मार दे, खत्म हो गया। ए और सी तो दो ऑप्शन वैसे ही उड़ गए। अब बता दे, दो ही ऑप्शन बचे। मेरी बात समझ रहा है तू? हाँ ना बोलना पड़ेगा, है ना। दो ऑप्शन उड़ गए, देख ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब आप चेक करो, कार्बन और नाइट्रोजन कौन बड़ा है? सर लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। इसका मतलब कार्बन की साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। सर कार्बन की साइज नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से बड़ा है, कार्बन जो है नाइट्रोजन से बड़ा है। सर ये ऑप्शन उड़ गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपको कभी भी पूरा ऑर्डर फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, है ना। कभी भी पूरा ऑर्डर नहीं फाइंड करना है, क्योंकि कई बार पूरा ऑर्डर फाइंड करने जाएंगे हम लोग फंस जाएंगे। और एग्जामिनर भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप लोग पूरा ऑर्डर फाइंड करें। नहीं करना है पूरा ऑर्डर फाइंड, आप टुकड़ों में कीजिए, क्वेश्चन को तोड़ दीजिए कि अच्छा ये तो समझ में आ गया सल्फर छोटा है फॉस्फोरस से, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दो उड़ गए। ये समझ में आ गया कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सारे उड़ गए, एक ही ऑप्शन बचा, काम खत्म। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यस, समझ में आई मेरी बात? पक्का? चलो जी आगे चलते हैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस अमंग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड रुबीडियम। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड मैग्नीशियम। यस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिना कुछ टाइम दिए मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का पोल दे दूंगा, क्योंकि होमवर्क में दे रखा था आपको, है ना। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोल आपके सामने है, बताइए जनाब। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो मैंने अप्रोच बताई है उस अप्रोच से आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, है ना, मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, उस अप्रोच से कीजिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाँ, यस 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 यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हो गया, पोल होने जा रहा है खत्म। चलिए जनाब,
रिजल्ट देख लेते हैं कितने बच्चों ने, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बेटा, 82% बच्चों ने सही जवाब दिया, मतलब अब आप पकड़ रहे हो चीजों को, बहुत बढ़िया। अनिक, दिवेश और ऋत्विक, वेरी गुड। देखो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं सर, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन लिख दो सर। एक है सोडियम, सर सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, और सर पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, सर सोडियम से आगे आता है मैग्नीशियम। सर हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है सर, और ये नॉर्मल ऑर्डर होता है ना, एक्सेप्शन नहीं हो तो, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है सर। सर इसका मतलब ये है सर, सबसे बड़ा कौन होगा सर, सबसे बड़ा रुबिडियम है, सबसे बड़ा रुबिडियम है, तो 2 पे कांटा मार दो, खत्म। यस, और रुबिडियम के बाद कौन आएगा, पोटेशियम आएगा, ऑब्वियस है, सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम बड़ा है, तो सर रुबिडियम के बाद पोटेशियम एक ही ऑप्शन में, इसको काटा मार दो, खत्म। पोटेशियम के बाद सोडियम, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, तो मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा, खत्म खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर बी। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ में आया क्या? यस 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 भाई लोगों, सही है क्या, पक्का? चलिए सर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको रेडियस का, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको रेडियस का। बताइए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द आयंस विच आर अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस यस यस, हम्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेटा, मतलब ये जो है ना, ये चीज ये इंक्रीजिंग है, ऐसे ऐसा ऑर्डर बताना है ना, ध्यान रखना। बहुत सारे बार तो बच्चों को ये नहीं पता होता इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है ना। यस बोलिया। चलो सर रिजल्ट देख लेते हैं एक बार खटाखट से। पोल का रिजल्ट है कि 68% बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। दिवेश है, अनिक है, कॉल मी वीसी सुशांत हजारे, वाह बहुत बढ़िया बेटा। देखो कैसे किया सर आपने, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, है ना, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। और सबसे पहले देखिए दे रखा है के प्लस और Ca2+। सर हमने तो पढ़ा है के प्लस और Ca2+ दोनों के पास ही 18 इलेक्ट्रॉन है। सर 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटी होगी सर। पोटेशियम बड़ा होगा, कैल्शियम छोटा होगा। सर यहां तो गलत दे रखा है, काटा मार दीजिए, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यस, अगले ऑप्शन पे आइए। सर देखो बेरिलियम दे रखा है, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से पहले आता है Na+। सर हमने ये पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है सर, साइज बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है सर। इसका मतलब ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जो मैग्नीशियम 2+ होगा वो बेरिलियम 2+ से बड़ा होगा। अरे हाँ ना बोलो, क्योंकि मैग्नीशियम नीचे आ रहा है। और देखो Na+ और Mg2+, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? चेक करना जरा। सर इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, और हमने पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी। तो सर Na+ जो है वो मैग्नीशियम से भी बड़ा है, तो सर सबसे बड़ा कौन हो गया फिर Na+, फिर कौन आएगा Mg2+, और फिर कौन आएगा बेरिलियम 2+। सबसे छोटा बेरिलियम 2+, फिर आएगा Mg2+, और सबसे बड़ा Na+। बताओ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस दादा बोलना पड़ेगा, यस हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। समझ गए क्या? हो गया ना, मतलब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चेक किया करो, कहीं ना कहीं पक्का बीच में आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर फंसेगा, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर फंसेगा, ध्यान रखना है। यस बहुत बढ़िया जी। तो सर आइए 2024 लेटेस्ट एक क्वेश्चन है जो करके बता दीजिए हमें, है ना। ये रहा सर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए सर, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सर। इसमें थोड़ा सा मतलब इसने घुमा फिरा दिया है सर, है ना सर, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है ना। और सर ऐसा लग रहा है जैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। कोई बात नहीं भाई, बड़ा हो गया कोई बात नहीं। आपने ऐसे वो दोहा सुना है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। तो बड़ा है तो डरो मत भाई, कई बार बड़े जो होते हैं किसी काम के नहीं होते,
है ना। चलिए क्वेश्चन का पोल मैं आपकी स्क्रीन पर दे देता हूं। क्वेश्चन का पोल आपके सामने ये रहा, बताइए क्या ऑप्शन इसमें होने वाला है, फटाफट कीजिए। हाँ जी, हो गया हो गया हो गया। देखें फिर, सर चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। रिजल्ट देखते हैं सर, 75% बच्चों ने सही जवाब दिया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अनिक, दिवेश और ऋत्विक। सुनो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है सुनिए। हाँ कहीं नहीं गए सर, सर यही है, सर यही है भाई, कहां जाएंगे। देखो इसने ऐसे बोल दिया है कि ऐसे दे रखा है ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ऐसे दे रखा है ना। ये ए और सी एक ग्रुप के मेंबर है, बी और डी एक ग्रुप के मेंबर है, ए और बी एक पीरियड के मेंबर है, सी और डी के एक पीरियड के मेंबर है। देखो हमने सुना है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, समझ में आ गई, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, सबसे पहले किसका ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है। अब तुम सोचो एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, बताइए। सर डाउन द ग्रुप जो आने पर साइज बढ़ेगी, इसका मतलब सी का साइज ए से बड़ा होगा और सी का साइज डी से भी बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, सी बड़ा है सर। यस, सबसे बड़ा सी आ गया। फिर कौन आएगा, ऑब्वियस है डी आएगा, बिकॉज ये डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, तो सबसे बड़ा तो सी हो गया। फिर कौन आएगा, डी आएगा। फिर बी और ए में से कौन बड़ा होगा, ए होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होगा, तो सबसे छोटा बी। सही तो लिखा ऑर्डर, अरे सही तो लिखा है, कोई बोल ही नहीं रहा। यस, हमने ये पढ़ा था कि मेटालिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है सर, इस साइज वाले ऑर्डर जैसा ही होता है मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी। सर सेम ही तो होता है। मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता था। जैसे डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है वैसे ही मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है वैसे ही मेटालिक कैरेक्टर भी कम होता है। इसका मतलब सर साइज और मेटालिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है सर वो तो सेम ही है। सर सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, इसका मतलब ये भी सही है। अगर साइज का ऑर्डर ये है तो ये गलत है, ऑब्वियस ही बात है ना। रेडियस का ऑर्डर ये गलत है ना, साइज साइज बोल दो रेडियस बोल दो एक ही तो बात है। और ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस सेम ही तो ऑर्डर हो जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है सर वही आयनिक रेडियस का ऑर्डर होगा, क्योंकि अगर एटम की साइज बड़ी है तो आयन की साइज भी बड़ी ही होगी। ठीक है, तो सर ए बी डी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। बताइए, ये क्वेश्चन था, दिख रहा था कि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन तो एक ही था भाई। ऑप्शन चार दे रखे थे, चार अलग अलग चीज दे रखी थी, लेकिन था तो एक ही ना। एक ऑर्डर निकालना था, साइज का ऑर्डर निकालना था, पहला निकालते ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे पीछे जाना ही नहीं था। समझ में आ गई बात। अदा यस नो बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है 2024 का। आप इस क्वेश्चन को चाहो ना, लास्ट ईयर अर्जुना 1.0, क्या कह रहा हूं, लास्ट ईयर अर्जुना 1.0 में मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाया था। सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर अर्जुना 1.0 वालों की कॉपी में मिलेगा। सेम क्वेश्चन, विश्वास ना हो तो जाके देख लो, नोट्स में मिल जाएगा पीडीएफ में। और यही सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछ लिया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन। जिसको विश्वास ना हो, लास्ट ईयर अर्जुना 1.0 किसी के पास है लास्ट ईयर का, उसमें चेक कर लेना। यस, उसमें चेक कर लेना। न्यूक्लियर चार्ज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन कॉपी में करवाया हुआ है और लास्ट ईयर एग्जाम में आ गया। यस, तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, इस पे मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और देखो सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर। ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा था? स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस और आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, O2 माइनस द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, Mg2 स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। बताओ। पोल दूंगा मैं तो डायरेक्ट, बाई डायरेक्ट पोल दूंगा, डायरेक्ट पोल दूंगा, डायरेक्ट। स्टार्ट पोल। पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यस 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 यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है। भाई जो आपको करवाया ना, इसी में से कुछ क्वेश्चंस और आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। इस बार भी वही होना है, कुछ अलग से नहीं होना है। हाँ, इस बार भी वही होना है भाई। क्वेश्चन आपकी कॉपी से आएंगे, कुछ अलग नहीं जाएगा। बस पढ़ना तुम्हें है, मैं तो ये कहता हूं, है ना। जो पढ़ लेगा, जो नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेगा, उसका काम बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सिर्फ मेरी कॉपी पढ़ के चले जाना, सिर्फ कॉपी। और तुम्हें क्या कहूं तुम्हें। हाँ, पोल होने जा रहा है भैया खत्म, है ना, पोल होने जा रहा है खत्म। लो सर, पोल खत्म हो लिया। चेक कर लेते हैं रिजल्ट को। 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया बेटा। दिवेश, कृष्णा, कॉल में वीसी, सुशांत हजारे, वेरी गुड। देखो अब इसका क्या बताएं, मतलब सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल है। देखो 5वीं बार पूछ लिया। ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, दिमाग खराब है क्या? सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो न्यूक्लियर चार्ज सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। O2 माइनस हैव द लार्जेस्ट साइज, बिल्कुल सही बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, साइज उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। और Mg2 प्लस की साइज सबसे छोटी, ऑब्वियस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतनी कम। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? ACD, ACD सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने क्वेश्चन थे भाई? चलो खत्म होने की कगार पे है, नजदीक आ रहे हैं अभी, है ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2023 का क्वेश्चन है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिना कुछ सोचे समझे पोल आपके सामने है। अच्छा, ओ भाई ये भी क्या ही क्वेश्चन है, मतलब बताओ क्या ही क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस 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 यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है भाई, निपटा दो जरा इसको भी। हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? भाई साहब, देखते हैं रिजल्ट। वाह, 88% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अनिक, दिवेश और ऋत्विक। सर एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 प्लस आगे मतलब 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl माइनस आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर के पास 16 होते हैं, 2 माइनस आ गया, 2 गेन कर लिए, 18 हो गए। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सर। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सर। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, साइज उतनी बड़ी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतनी कम। भाई ये चीज कहते कहते मैं थक गया हूं। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 2021 जेईई मेंस का। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ये रहा। यस, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द आयनिक रेडियस दे रखी है F माइनस और O2 माइनस की, ठीक है। वाइट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज 0.74। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। N3 माइनस रेडियस के बारे में आपसे पूछा है। N3 माइनस की रेडियस के बारे में आपसे पूछा है। यस यस यस, इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए, आपके सामने बेटा इसका पोल। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यस यस यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट करके बताओ,
फटाफट करके बताओ। हो गया? लो जी सर, पोल हो गया है खत्म। एक बार खटाखट से रिजल्ट देख लेते हैं। अरे भाई क्यों 62 पे कैसी आ गई गाड़ी? अनिक हो गया, दिवेश हो गया और कृष्णा मोहन गुप्ता। क्यों भाई? देखो ना, F माइनस O2 माइनस, ऑब्वियस है O2 माइनस की साइज बड़ी होगी, N3 माइनस की जो साइज होगी O2 माइनस से भी बड़ी होगी, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इस वजह से, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये स्मॉलर होगा O2 माइनस और F माइनस से। क्यों? दिमाग खराब है क्या? N3 माइनस दोनों से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। कहता है, वापस से देखो, लिखा है N3 माइनस स्मॉलर देन O2 माइनस, गलत। N3 माइनस सबसे बड़ा होगा, ये भी गलत। कहता है F माइनस और नाइट्रोजन से छोटा है, काहे को F माइनस से बड़ा है। और कहता है बिगर देन O2 माइनस, बिल्कुल सही बात है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, N3 माइनस इज बिगर देन O2 माइनस। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ज्यादा होती है यार। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अरे समझ रहे हो क्या? पक्का क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अबे इसमें कौन सा एक्सेप्शन कह रहा है? एक्सेप्शन इसमें कहा गया एक्सेप्शन? आओ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 जेई मेंस में पूछा गया है। क्या कह रहा? देखो क्वेश्चन पढ़िए। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, है ना। बहुत अलग अलग ग्रुप के अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है बताइए क्या ऑप्शन होने वाला है इसका। मैं बिना कुछ सोचे समझे पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, कोई टाइम नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, नो बकवास, कोई नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है। निपटाइए। यस यस यस, हुआ क्या? चलिए जी, एक बार फटाफट से देखते हैं रिजल्ट। 73% बच्चों ने सही जवाब दिया लगभग। चलो देखो सर, एक बार इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखते हैं, सुनना मेरी बात। देखो कार्बन यहां आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के आगे फॉस्फोरस आएगा और फिर यहां सल्फर आएगा। तो हमें जरूरत है कार्बन की, हमें जरूरत है सल्फर की। सर सिलिकॉन से पहले आता है एल्यूमिनियम, हमें इसकी भी जरूरत है। एल्यूमिनियम से पहले यहां आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। देखो सर, हमें इसकी जरूरत है। हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। अरे सर एक चीज देखो, ये जो बेचारा सीजियम है ना, ये तो बहुत नीचे आ रहा है। ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर थर्ड पीरियड, और ये देखो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में यहां जाके आ रहा है सीजियम। तो ये तो बहुत नीचे है सर। अगर ये बहुत नीचे तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सीजियम की होगी। दो ऑप्शन पे काटा मार दो, सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सीजियम की होगी। और सीजियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। अब अगर कार्बन और सल्फर में चेक करना हो, कार्बन और सल्फर में चेक करना हो तो सर सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन जो है सर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सर इसके पास एक शेल बड़ा है, एक शेल ज्यादा है, शेल ज्यादा है तो साइज बड़ी होगी, सल्फर की साइज कार्बन से बड़ी होगी। खत्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को अभी के लिए रहने देते हैं, है ना, अभी के लिए रहने देते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, या कर लेंगे क्या? 1 मिनट में हो जाएंगे वो भी। आओ चलो कर ही लेते हैं, फिर निपटा ही देते हैं, क्या ही रहने देना। हाँ, रहने क्या ही देना, एक बार फटाफट कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रेडियस का। और ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ना, 2020 का क्वेश्चन है। आइए आइए आइए, क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर दे देते हैं, है ना। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है।
हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है दादा, फटाफट बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। यस 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 यस। जैसे ही आपने एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन लिखना सीख लिया ना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पोजीशन लिखनी आनी चाहिए बस, है ना, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लो सर, हो गया है खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, है ना। ये रहा रिजल्ट, 65% बच्चों ने सही जवाब दिया। फंसे हैं इसमें बहुत सारे लोग, अनिक, ऋत्विक और कृष्णा। देखो सुनना मेरी बात, कार्बन, कार्बन के आगे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आगे आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन। मानते हो? लेफ्ट टू राइट जाने पर सर साइज होता है कम, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज होता है बड़ा। तो सर सबसे बड़ी साइज किसकी है? ब्रोमीन की। और ब्रोमीन किस में आ रहा है? 5 में। 5 की साइज सबसे बड़ी होगी, सारे ऑप्शन में ऐसा ही है। ब्रोमीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे। 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, दो ऑप्शन पे काटा मार दो। अब सर देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के मेंबर है, ये तीनों एक पीरियड के मेंबर है। और हमने पढ़ा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है। तो फ्लोरीन छोटा होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन छोटा होगा कार्बन से। इसका मतलब सर इन तीनों में कौन बड़ा है? सबसे कार्बन बड़ा है सर। कार्बन बड़ा है तो नंबर बनाएगा, फिर आएगा 2, और सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, जो कि है नंबर 3 पे। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए क्या भाई? बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, समझे क्या? यस यस यस, पक्का ना? हाँ। आओ फिर एक और क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। और ये भी 2020 का 21 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं आपको पोल नहीं दूंगा, क्योंकि ये पोल दे दे के मैं थक चुका हूं, और ये बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पोल दूं कि ना दूं? दे दूं क्या? अरे सर इतने सारे क्वेश्चन का पोल दिया, इसका भी दे ही दो फिर, और क्या। चलो दे देते हैं फिर इसका भी पोल। एक ही ऑप्शन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन में, एक ऑप्शन देखते ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ बताओ, ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यस यस यस। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है। हो गया? करें, खत्म करें पोल को। पोल हो गया खत्म, रिजल्ट देख लेते हैं खटाक से। और सिर्फ 75% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा 75 ही क्यों है। देखो भैया, सोडियम ऊपर, नीचे पोटेशियम, सोडियम से आगे मैग्नीशियम 2+, Mg2+ से आगे आता है Al3+। आप ये चेक करो सबसे बड़ा कौन है? सर ये है थर्ड पीरियड के एलिमेंट, पोटेशियम है फोर्थ पीरियड का। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? पोटेशियम है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पोटेशियम सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। और ये तीनों हो जाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बोलो। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतनी छोटी। सबसे बड़ा पोटेशियम, फिर Na+, फिर Mg2+, और फिर Al3+। ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे हिसाब से यहां तक कहानी सबको क्लियर है जोरदार तरीके से। यस, तो यही क्वेश्चन है बेटा जिसको हमें डिस्कस करना था। एक क्वेश्चन और बच गया, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उसको बाद में करेंगे डिस्कस। हम लोग आ जाते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस पे। आइए आ जाइए, है ना, वापस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार हमने 1 घंटा तो क्वेश्चन डिस्कशन में ही दे दिया। आप ये मत सोचो 1 घंटा आपने क्वेश्चन डिस्कशन में दिया है, इसमें आपने सीखा कितना ज्यादा है। क्योंकि इनमें से 8-10 क्वेश्चन तो वैसे ही करते हैं हम लोग क्लास में, है ना। मैं चाहता तो इसका होमवर्क का अलग से वीडियो बना के वो भी डाल सकता था, लेकिन जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होता है तो वो मतलब टॉपिक के साथ जब क्वेश्चन डिस्कस होता है तो उसका मजा अलग रहता है ना। तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को यहीं पर डिस्कस किया, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, अभी लास्ट में करेंगे, है ना, लास्ट में करेंगे उसको। यस, हाँ। तो देखो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हम लोगों ने पीरियड वाले टॉपिक पढ़ लिया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन आया था नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस की साइज अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में ज्यादा होती है, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में एप्लीकेबल थी। सेकंड पीरियड में नियॉन की साइज सबसे बड़ी थी, थर्ड पीरियड में आर्गन की साइज सबसे बड़ी थी। फिर एक एक्सेप्शन आ गया था, याद है? फिर एक एक्सेप्शन आ गया था, यही तो लिखा था हमने। अरे भाई बोलो तो सही, कि जो नियॉन की साइज होती है वो किससे बड़ी होती है? नियॉन इज ग्रेटर देन लिथियम। फिर हमने लिखा था कि जो आर्गन होता है वो बड़ा होता है किससे? सोडियम से। लेकिन आगे जाके लफड़ा हो जाता है, क्रिप्टन जो है वो छोटा हो जाता है किससे? पोटेशियम से। और रुबिडियम जो है वो बड़ा हो जाता है किससे? जिनन से। यस, यहां पर एक्सेप्शन आता था। इस एक्सेप्शन का रीजन मैं आज समझाऊंगा, जब मैं आज आपको बताऊंगा तो कहानी समझ में आएगी आपको। यस, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप में, तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है ना? ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। यस, तो हम लोगों ने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा, है ना? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगा, यही चीज लिखी थी हम लोगों ने। और वैसे ही अगर मान लो मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में कौन आता था? बेटा मांगे, कन्या सुंदर और बाप राजी। यस, यही तो आते थे। और इसमें भी सर डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा। अब यहां पर एक जो डाउट था ना, यस, एक जो डाउट था वो ये था कि सर एक बात बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यह एटॉमिक नंबर 19 होता है। सर डाउन द ग्रुप अगर मैं जा रहा हूं, यस सर, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। सर डाउन द ग्रुप अगर मैं जा रहा हूं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है सर। सर डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं ना। डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो देखो सर, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, सर इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, और सर इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन हो गए। तो सर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो सर साइज तो छोटा होना चाहिए। आप तो कह रहे हो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है। नहीं, देखो यहां पर दो चीज है। डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन साथ साथ बेटा शेल भी तो बढ़ रहा है। ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, थर्ड, इसमें 3 शेल आ गए, इसमें 4 शेल आ गए, इसमें 5 शेल आ गए, इसमें 6 शेल बढ़ गए। तो शेल भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रहा है तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो भैया सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो होता क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर दो इफेक्ट है। डाउन द ग्रुप शेल भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से साइज बढ़नी चाहिए। डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसकी वजह से साइज छोटी होनी चाहिए। लेकिन दोनों में से कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट रखता है? दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है शेल का बढ़ना। जब शेल बढ़ता है तो साइज ज्यादा बढ़ती है, उस साइज को कंपनसेट ये जो न्यूक्लियर चार्ज है बेचारा नहीं कर पाता, है ना? शेल का जो इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी साइज बढ़ेगा, बिकॉज शेल बढ़ने का जो इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है ना? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ना? अब मेरे हिसाब से कल एक दो बच्चों के डाउट थे, है ना? एक दो बच्चों के डाउट थे। तो सर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्यों छोटा होता है? बिकॉज पीरियड में इसलिए साइज छोटा होता है, पीरियड में शेल तो बढ़ता नहीं, शेल नहीं बढ़ता तो जो सिग्मा है ना वो ज्यादा नहीं बढ़ता, सिग्मा बहुत कम बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो जेड ज्यादा बढ़ रहा है, सिग्मा उतना बढ़ नहीं रहा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही साइज छोटी हो जाती है ना? मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात। डन है? अरे बोलो पक्का ना? यस यस यस। हाँ, तो अब अगर मान लो मैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में ही वेरिएशन की बात करूं, किसमें? ग्रुप में, है ना? इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप जनरली हम लोगों ने लिखा था, जनरली, है ना? ऐसा होता है, मैंने आपको लिखवाया था इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज जनरली इंक्रीजेस, ये लिखा था ना, साइज जनरली इंक्रीजेस। तो इसका मतलब अगर मैंने जनरली लिख दिया तो दादा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है कि नहीं, और वो जो एक्सेप्शन है वही मुझे बताना है। ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ना? इसको अच्छे से समझना। इस एक्सेप्शन पे खूब बार क्वेश्चंस पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे,
है ना। एक्सेप्शन आता है कहां पर, देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एक्सेप्शन आता है सर कहां, ये एक्सेप्शन आता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स में। सर ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है ना, इसमें खूब सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, खूब मिलेंगे, है ना। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं ग्रुप 13 में। यस, और इन्हीं में से ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना, ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। अगर मैं तुमसे पूछता कि सर इनकी साइज का ऑर्डर बताओ, तो बता आप क्या बोलते, हाँ ये लिखना है भाई, ये लिखना है, हाँ ये लिखना है। आप बोलते सर देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है ना उसके हिसाब से डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़नी चाहिए, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, सर ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था, है ना। सर नॉर्मल ट्रेंड तो यही कहता है ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है। यस, ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है। तो सर सही ऑर्डर क्या होगा, सुनो भैया, जो सही ऑर्डर होता है ना उसमें छोटा सा लफड़ा है, छोटा सा लफड़ा है क्या, बोरोन की साइज के बाद गैलियम की साइज आ जाती है, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम और फिर आता है थैलियम। सर बहुत थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा मतलब, है ना। सर छोटा सा एक्सेप्शन है कहां पर, सर गैलियम और एल्यूमिनियम का जो ऑर्डर होता है वो हल्का सा चेंज हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। यस यस यस, ठीक है क्या दादा, अरे बोलो, है ना। यहां पर सर जाके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ सर, इसका लॉजिक बताइए। और ये जो लॉजिक है ये छुपा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। किसमें छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो सर छुपा हुआ है तो उसको बाहर निकालिए, आइए निकालते हैं अभी। सर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है, नोबल गैस के बाद आता है 2s2 2p1, यही आता है ना, बोलो। आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं सिर्फ मैं। एल्यूमिनियम का क्या होता है सर, 3s2 3p1, यही होगा। सर गैलियम का क्या होता है, 4s2 4p1। सर इंडियम का क्या होता है, 5s2 5p1। सर थैलियम क्या होता है, 6s2 6p1, है ना। अब आप समझिए, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाओगे, 4f से कम एनर्जी किसकी होती है, 3d की एनर्जी कम होती है ना। तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हो तो बीच में इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, चेक कर रहे हो भाई। 4p और 3d, इन दोनों में से 3d की एनर्जी कम होगी, 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर 4p में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, इसका मतलब उससे पहले 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो सर मैं एल्यूमिनियम से गैलियम में जब मैं जा रहा हूं तो बीच में किस में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 3d में। और सर आपने एक ऑर्डर ये भी लिखवाया था हमें, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, याद है क्या दादा। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर मैं आपको लिखवा चुका हूं, क्या था ऑर्डर, एस का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी और फिर एफ। मैंने आपको यह लिखवाया था कि जो डी होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। क्या मतलब है इसका पुअर होने का, इसका मतलब यह है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। अब आप समझो, जब आप यहां से यहां आए तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, जेड तो बढ़ गया, लेकिन सर ये जो अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन इस 4p को जितना रिपेल करने चाहिए उतना रिपेल नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि इन 10 इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है सर वो बहुत ही कम है। तो सर ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले 4p इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर तो रहे हैं सर, लेकिन जितना आप सोच रहे हो ना उतना नहीं कर पा रहे सर, कम रिपेल कर पा रहे हैं। अगर कम रिपेल कर पाएंगे तो मुझे बताइए इस 4p जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ये बताइए। मैं एक बार के लिए चैट इनेबल करता हूं, जल्दी बताइए। इस 4p बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होना चाहिए। यस 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 यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दादा। यस यस, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा या उससे कम होगा, उससे कम होगा या ज्यादा होगा, सोचो। अंदर वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले को रिपेल कर नहीं पा रहे, अगर बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो अंदर की तरफ लगने वाला अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। अरे यार कम क्यों होगा, ये कम वाले कौन लोग हैं भाई, कम क्यों होगा, नहीं समझे तुम बात।
अरे यार देख, सिंपल सा ऐसा है, यह है 3D के 10 इलेक्ट्रॉन और यह है मान ले 4p का इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 3D के 10 इलेक्ट्रॉन है, इस 4p वाले को बाहर की तरफ रिपेल नहीं कर पा रहे। अगर रिपेल नहीं कर पा रहे तो भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो खींचेगा अपनी तरफ। मतलब अगर अंदर वाले बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पा रहे तो बाहर की तरफ रिपल्शन कम। बाहर की तरफ अगर रिपल्शन कम होगा तो सिंपल है ना, अंदर की तरफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा। इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आप जितना सोच रहे थे, आप सोच रहे थे क्या, आप क्या सोच रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि यार डाउन द ग्रुप जाने पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। क्यों? क्योंकि जो अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने मना कर दिया, बोले हम नहीं रिपेल कर रहे इसको, अपना भाई है ये तो, और हम तो इसको रिपेल कर ही नहीं पाते। तो भैया अगर बाहर की तरफ रिपल्शन नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है ना। अरे भाई यहां से यहां आने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड तो बढ़ रहा है लेकिन रिपल्शन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आपने सोचा उससे ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो जर ये न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, इतना पास आ जाएगा, इतना पास आ जाएगा कि इसकी जो साइज है वो एल्यूमिनियम से भी छोटी हो जाएगी, इतना पास आ जाएगा कि इसकी जो साइज है वो एल्यूमिनियम से भी छोटी हो जाएगी। ये है डेटा, है ना, कितना पास आ जाएगा, कितनी साइज छोटी हो जाएगी, ये डिपेंड करेगा डेटा पे। और डेटा ये कहता है, डेटा ये कहता है कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है। आप समझे क्या? दिस इज द रीजन। और अगर मान लो आपसे कोई रीजन पूछे ना, एक लाइन में उत्तर दे देना उसको। रीजन क्या है? रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ, रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ध्यान रखना है। ये ऑर्डर आता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स में साइज में, जो कि आपको ध्यान रखने वाली चीज है। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, है ना, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा, अब आप अगला क्वेश्चन, बच्चा ये बोलेगा सर ठीक है ये तो मान लिया, लेकिन सर फिर उसके बाद 4D में भी तो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है यहाँ, सर यहां देखो 4f में भी तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, सर इनका भी तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। इनका अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो सेम ये चीज ही होनी, नीचे भी तो होनी चाहिए, इंडियम की साइज गैलियम से छोटी होनी चाहिए, थैलियम की साइज इंडियम से छोटी होनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए ना। सर ये जो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सर 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर इनका शील्डिंग इफेक्ट तो डी से भी कम होता है। अरे भैया डी से भी कम है तो सर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो सर इसकी भी तो साइज छोटी होनी चाहिए। बाकी तो आपने ऑर्डर में डिफरेंस लिखा ही नहीं। देखो साइज छोटी होती है लेकिन इतनी छोटी नहीं हो पाती कि इंडियम से छोटी हो जाए। मतलब जितना एक्सपेक्टेड साइज है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लेट से थैलियम की जो साइज है वो 100 होनी चाहिए, है ना, 100 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन 100 नहीं होती। जितना आप सोच रहे हो ना उससे कम होती है, 100 से कम होती है। भाई पुअर शील्डिंग यहां पर भी लगेगी 4f इलेक्ट्रॉन की, पुअर शील्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन की यहां पर भी लगेगी, और पुअर f की लगेगी, तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन बेटा साइज इतनी छोटी नहीं हो पाती कि वो इंडियम से छोटी हो जाए। जितना आप डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, यहां पर साइज में बढ़ती है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ती है। आप तो सोच रहे थे बढ़नी चाहिए ज्यादा, शेल बढ़ गया तो साइज काफी सारी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। और थोड़ी सी बढ़ने का रीजन है कि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर साइज का ऑर्डर उल्टा नहीं हो पाता, ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही उल्टा हो पाता है। क्या मेरी बात समझ गए क्या दादा? अब तो बोल दो यार, क्या समझ में आ गई क्या तुम्हें बात? यस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस नो बोलना पड़ेगा भाई, यस नो बोलना पड़ेगा, यस 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 जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है ना? हाँ बस ये ध्यान रखना है। तो ये एक्सेप्शन है ग्रुप जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ये वाला एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान रखने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जहां जहां जिस एक्सेप्शन को ध्यान रखना होगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। क्या पता कभी कोई पूछ ले, एडवांस का कोई क्वेश्चन आ ही जाए, है ना।
ऐसा कोई क्वेश्चन आई जाए, हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। यस, जो बच्चा एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इसको देख ले, और नहीं तो मतलब ना भी देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको क्या लगता है स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा होना चाहिए? आपका दिल क्या करता है, कहता है सबसे छोटा एनायन कौन सा होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है सबसे छोटा एनायन कौन सा होना चाहिए? मतलब आपका दिमाग क्या कह रहा है, बताओ जरा, आपका दिल क्या कह रहा है कि ये वाला एनायन सबसे छोटा होना चाहिए? क्या लगता है? जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं ना, सब लोगों को लगता है, सब लोगों को यही लगता है कि भाई सबसे छोटा तो हाइड्रोजन ही होगा, और कौन होगा, है ना सर। हाइड्रोजन का जो एनायन है सर वो सबसे छोटा होना चाहिए ना, सबको यही लगता है ना, सबको यही लगता है भाई, बस यहीं पे निपट जाती है जनता। हाइड्रोजन जो सबसे छोटा नहीं होता बेटा, F- जो है ना वो सबसे छोटा एनायन होता है। यस, F- जो है ना वो सबसे, देख लो मैं कह रहा था, मैक्सिमम बच्चे यही लिख रहे हैं कि जो H- है उसकी साइज सबसे छोटी है ना। और H- कितना बड़ा है ना, तुम्हें देखना एकदम से, मतलब तुम्हें एकदम से शॉक लगेगा। F- बताऊं कितना बड़ा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, H- और I-, देख रहे हो इतना बड़ा है भाई हाइड्रोजन। H- की जो साइज है ना वो Br- से भी ज्यादा है, देख रहे हो तुम, मतलब H- की साइज Br- से भी ज्यादा है, इतना बड़ा है H-। अरे सर ये कैसे हो गया, मतलब ये तो समझ ही नहीं आया। देखो इसका एक रीजन है, नॉर्मल सा रीजन है ना, कुछ बहुत ज्यादा तोप रीजन नहीं है भाई। तुम देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, H- जो है H-, इसके पास प्रोटॉन कितना है? एक, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है एक, और इलेक्ट्रॉन हो गए दो, क्योंकि प्रोटॉन बहुत कम है न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन बेचारा दो इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, बेचारा दो, न्यूक्लियस रह गया अकेला, प्रोटॉन रह गए दो, इलेक्ट्रॉन रह गए दो। तो इन इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है वो कम होता है बहुत, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बहुत कम है भाई, और चार्ज बहुत कम है तो जो साइज आप सोच रहे हो उससे ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होती है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डबल इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से साइज बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये एक प्रोटॉन बेचारा इन दो इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाता, है ना, कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान में रखनी है। यस यस यस, क्लियर है क्या? क्या मेरी बात समझ गए यहां तक, है ना? तो ये छोटी सी चीज है जो आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। हाँ अब एक चीज और देखो, तो चलो ये तो हो गया, चलो स्मॉलेस्ट एनायन है ना। अब एक और क्वेश्चन है, एक और इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? जैसे मान लो ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 में कौन आता है? लिथियम आता है सर, सोडियम, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। सर आपने इसमें फ्रेंसियम क्यों नहीं लिखा? बिकॉज फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव है तो उसके केस में लफड़ा ही अलग होता है ना, लफड़ा ही अलग है ना। रेडियो एक्टिव के केस में, रेडियो एक्टिव को हम लोग इन इन नॉर्मल ऑर्डर में फॉलो नहीं करते है ना, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और सर जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है उसमें कौन कौन आता है? बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंसियम आएगा और बैरियम आएगा, है ना। अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, मैं बता चुका हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी, है ना। इनमें साइज का ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपस में इनमें साइज का ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा बताऊं? तो ऑर्डर होगा कुछ ऐसा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं फिर कह देता हूं, समझो याद रखो तो रख लेना, एडवांस की लायक है, मेंस में इसमें इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। देखो ऑर्डर होता है ये, सर ये क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है बेरिलियम, देखो इधर इधर जा रहा है ना, मतलब उधर साइज बढ़ रही है। बेरिलियम सबसे छोटा, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, है ना ये, और फिर आता है ये ऑर्डर होगा, दिस इज द ऑर्डर। सोडियम के बाद कौन आएगा? कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम के बाद बैरियम, बैरियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम और रुबिडियम के बाद सीजियम।
ओ भाई साहब, सर इसका मतलब यह है पोटेशियम की साइज बेरियम से भी बड़ी होती है? बिल्कुल बड़ी होती है ना? तो ये मतलब वो चीज है जो मेंस में जनरली नहीं पूछी जाती, नहीं पूछता है मेंस में। कुछ अच्छे क्वेश्चंस कभी अगर मान लो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है एडवांस में क्वेश्चन इस तरह का देता है वो कि बच्चा कर ही ना पाए, वो ये सोच के देता है, इस मेंटालिटी से देता है। उस मेंटालिटी से अगर क्वेश्चन देगा तो ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना? तो क्या ध्यान रखना है, बेरिलियम सबसे छोटा, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। सोडियम के बाद कौन? कैल्शियम, फिर स्ट्रोंसियम, फिर बैरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सबसे बड़ा कौन? सीजियम होगा सर, है ना? दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। सर इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहां एस दिख रहा है, एस, यहां एन दिख रहा है, इसको ऐसे याद रखो, एस एन। एस एन का क्या मतलब है सर? एस एन बनेगा सत्यनारायण। ओहो, अरे सर ये तो ट्रिक बता दिया आपने, सत्य नारायण होगा, सत्य नारायण, लेकिन नारायण में यहां से मत स्टार्ट कर देना, इस तरह से मत कर देना, इस तरह से होगा स्टार्ट, है ना? एस और एन बनेगा सर, सत्य नारायण बनेगा। मेरी बात समझ गए क्या? यस यस यस, मेरी बात समझ गए क्या? है ना सर, सत्य नारायण बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। डन है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और हो गई। अच्छा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, है ना? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देता हूं। जैसे मान लो यहां पर है Li प्लस, यहां पर है Na प्लस। Li प्लस से आगे आता है बेरिलियम, बेरिलियम से नीचे आता है मैग्नीशियम, और यहां आता है एल्यूमिनियम, है ना? मैग्नीशियम से आगे आता है एल्यूमिनियम। देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, बिल्कुल कम होता है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना? तो सर अब समझो, मान लो आपसे कोई कहे बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनमें किसकी साइज बड़ी? देखो ये दोनों एलिमेंट डायगोनली अलाइंड है ना? देखो एक दूसरे के डायगोनली है ना, ये दोनों एलिमेंट, बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, डायगोनली प्रेजेंट है एक दूसरे के। अगर इसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे Al3+ की जो साइज है वो बेरिलियम 2+ से बड़ी है। यस, इन दोनों में पूछे तो बेरिलियम 2+ और Al3+, इसमें पूछे तो कौन बड़ा? एल्यूमिनियम 3+। अगर आपसे मैग्नीशियम 2+ और Li+ में पूछे तो कौन बड़ा? Li+। बस ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तीर जिस तरफ जा रहा है ना, जिस तरफ तीर जा रहा है मतलब वो बता रहा है साइज बढ़ रही है ना? जिस तरफ तीर जा रहा है उस तरफ बता रहा है साइज बढ़ रही है। अब देखो अगर मैं चाहता ना, अगर मैं चाहता तो ये चीज छोड़ भी सकता हूं, है ना? ये आपको जनरली मिलेगी भी नहीं, आपके मॉड्यूल में भी नहीं है और जनरली नहीं मिलता, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई कभी मान लो अगर एडवांस का क्वेश्चन फंस जाए इस तरह का, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सको, है ना? अब लॉजिक आप बहुत सारे दे सकते हो, इसकी साइज क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसके पास शेल ज्यादा है। लेकिन सर यहां पर मैग्नीशियम के पास शेल ज्यादा, तो साइज क्यों नहीं बढ़ी हुई? इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ी हुई क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटी होती है ना? तो मतलब लॉजिक, एक ही लॉजिक को हर जगह फिट नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत यही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साला दिक्कत ही यही है कि एक ही लॉजिक हर जगह फिट नहीं होता। यहां पर एल्यूमिनियम 3+ बढ़ा क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गई। यहां पर एल्यूमिनियम Mg2+ छोटा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। तो एक ही लॉजिक को हर जगह नहीं लगा सकते, इसी वजह से मैंने बोला दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? यस। अच्छा, अगर आपने स्मॉलेस्ट एनायन की बात करी तो लार्जेस्ट एनायन भी देख लेते हैं, है ना? मैं लिख देता हूं भाई, इसको ध्यान रख लेना भाई। ये तो मतलब वो है, याद कर लो, टेलुरियम 2- जो होता है ना, वो सबसे बड़ा एनायन होता है ना, वो सबसे बड़ा एनायन होता है, इसको तुम ध्यान रख लेना बस। Na+ तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है भाई। हाँ, Na+ तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, Na+ का तो कोई काम ही नहीं है यहां, है ना? Na+ का तो कोई काम ही नहीं है। टेलुरियम 2- जो होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ये सबसे लार्जेस्ट साइज का एनायन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी ध्यान रखो तो ऐसा इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है? ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और आज हम लोग बात करेंगे किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना? आज हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन देखने वाले हैं किसमें? और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन देखने वाले हैं। ठीक है सर? दिखाइए, देखो डी ब्लॉक में वैसे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन अ पीरियड, है ना? पीरियड की बात कर लेते हैं, है ना? इन अ पीरियड की बात करेंगे।
देखो वैसे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको क्लास 12th में ही पढ़ना चाहिए। डी ब्लॉक के बारे में, साइज वगैरह के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा चीज कहां पढ़ोगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जब क्लास 12th में चैप्टर आएगा वहां पर। लेकिन अभी जितना रिक्वायर्ड है, और जितना रिक्वायर्ड है एक्चुअली उससे ज्यादा ही बता दूंगा मैं। जनरली क्लास 11th में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज का ऑर्डर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज का ऑर्डर नहीं पढ़ाया जाता, उसको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक साथ साइज देख रहे हैं इसलिए मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, एक बार के लिए मैं बता देता हूं फटाफट से। देखो सर, पीरियड में भी कौन से पीरियड के बारे में हमें पढ़ना है? सिर्फ 3D सीरीज। 3D सीरीज के बारे में पढ़ना ही हमारे सिलेबस में है। बाकी सीरीज का एज सच ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? देखो मैंने आपको बताया था ना, स्कैंडियम, साइंस टीचर विनीता कृमानी, मन पेकोनी, क्यों जान जलाती हो, याद है क्या? ये इस तरह से याद करने को बोला था, है ना। इसको बहुत सारे लोग इस तरह से भी याद करते हैं। किस तरह से? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। सुनना, बहुत सारे लोग इस तरह से भी याद करते हैं इसको। देखो बे, ओ महाराज इधर, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये फिर से मैं एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं, है ना। ये इसमें से भी मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 11th क्लास में एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूं, यू मानो। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो क्या होता है सर? ये होता है 3d1 4s2। ये क्या होता है सर? ये होता है 3d2 4s2। ये क्या होता है सर? 3d3 4s2। ये क्या होता है सर? 3d5 4s1। ये क्या होता है सर? 3d5 4s2। ये होता है सर 3d6 4s2। ये होता है सर 3d7 4s2, है ना। यही तो होता है 3d8 4s2, है ना। और ये होता है 3d10 4s1, 3d10 4s2। यस, है ना। हाँ, ये वाला बढ़िया था, मजा आ गया ना सर। ऐसी चीजें बता दिया करो आप, है ना सर। क्लास में अपनी 2-1 घंटे की क्लास होती है ना, तो सर इसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा तो सर ऐसी बात कर लिया करो। मतलब सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सर इससे में मजा आ जाता है सर। पढ़ाई लिखाई तो मतलब ठीक है सर, वो तो होती रहेगी सर, वो तो 2 साल पढ़ना ही है ना। हाँ, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अगर आप साइज देखोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, साइज जो देखोगे उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां से यहां तक अगर आप लोग आ रहे हो तो साइज डिक्रीज करता है ना। साइज क्या होता है? लगभग डिक्रीज करता है ना। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना, यस, अगर आप लोग देखोगे FeCONi, इनकी जो साइज रहती है, साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है, लगभग सेम रहती है। और फिर उसके बाद आप देखोगे कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज कर जाता है। अरे सर ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, है ना सर। ये तो बिल्कुल ही अलग हो रही है कहानी सर। इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज करना चाहिए था। हमने तो यही पढ़ा है कि किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सर साइज डिक्रीज करती है। तो सर ये चीज, साइज डिक्रीज करने वाली चीज यहां तक तो फॉलो हो रही है, लेकिन सर फिर आगे क्यों नहीं फॉलो हो रही? देखो इसका रीजन है, सुनो हो क्या रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल हो रहा है? 3D में फिल हो रहा है। देखो ये है 4s है बाहर वाला, 3D है अंदर वाला। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है 3D में, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। अगर सर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो आउटर वॉल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा, बिल्कुल रिपेल करेगा। और उसकी वजह से साइज बढ़नी चाहिए लेकिन हो नहीं रही, बढ़ नहीं रही, है ना। यहां तो कम हो रही है सर। अरे कम क्यों हो रही है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? 3D में। और हमने पढ़ा है कि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉन तो फिल हो रहा है 3D में, लेकिन सर इन 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर है। पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी इतनी है नहीं इनकी, ये रिपेल नहीं कर पा रहे सर। रिपेल नहीं कर पा रहे तो जो साइज है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर गई। सर एक बात बताओ, यहां पर साइज लगभग सेम क्यों रह गई? अरे भैया सेम इसलिए रह गई, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 3D में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, 3D 6, 7 और 8, 8 3D के इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 3D के इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 3D में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एक बेचारे इलेक्ट्रॉन की तो इतनी औकात नहीं है आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की, लेकिन सर अगर मान लो अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो थोड़ा 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 रिपेल भी करेंगे ना, अगर तब भी इतना रिपेल कर देंगे कि साइज जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी, साइज डिक्रीज नहीं कर पाएगी, साइज लगभग सेम रह जाएगी। ये तो वही बात होगी जैसे मान लो
एक दुबला पतला आदमी हो बेचारा, है ना, और एक हो 7-8 फीट 7 फीट का आदमी, बड़ा बाहुबली जैसा। उस छोटे बेचारे आदमी को, दुबले पतले आदमी को उसके साथ लड़ा दोगे तो हो सकता है बड़ा आदमी उसको निपटा दे। लेकिन वहीं पर अगर मान लो आपने 5 कमजोर आदमी ले आए, वो 5 कमजोर आदमी मिलकर उस बड़े वाले को निपटा देंगे। यहां पर यही चीज हो रही है। यहां पर क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब तक कम थे, 3D में जब तक इलेक्ट्रॉन कम थे, आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आप यहां गए तो अब 3D में इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलके आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पा रहे हैं। तो यहां साइज कम हो रही थी, अब 8 3D इलेक्ट्रॉन का 7 3D इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इतना हो गया है, भले ही इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल नहीं कर पा रहा, लेकिन क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए तो इनकी टेंडेंसी अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की बढ़ गई है। 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं तो साइज अब छोटी नहीं हो पाएगी, साइज लगभग सेम रह जाएगी। तो सर इसमें बढ़ क्यों जाएगी? बढ़ इसलिए गई है क्योंकि यहां देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अगर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बाहर वाले को रिपेल नहीं कर पाएगा, लेकिन 10 मिलके इस बाहर वाले को इतना रिपेल कर देंगे कि जो साइज होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यस, दिस इज द लॉजिक। ये है भैया असली कहानी, है ना, ये है असली कहानी जो कि 3D में ऐसी होती है। पहले साइज डिक्रीज करेगा, फिर लगभग सेम रहेगा, और फिर उसके बाद साइज इंक्रीज करता है ना। कौन सी सीरीज में? 3D सीरीज में। यह हर सीरीज में ऐसा ही होता है। 4D में भी ऐसा ही होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पहले कम होगा, फिर सेम रहेगा, फिर बढ़ेगा। 5D सीरीज में भी यही होगा, साइज कम होगा, सेम रहेगा, फिर बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? है ना। तो क्या लिखना है, क्या लिखना है? आप यही लिखोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, है ना, साइज पहले डिक्रीज करती है, देन रिमेन सेम, एंड देन इंक्रीजेस, है ना, देन इंक्रीजेस। अब इसके पीछे की जो पूरी कहानी है दादा मैं आपको समझा चुका हूं, नोट कीजिए, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। आज बेटा एटॉमिक रेडियस को पूरा खत्म करेंगे ना, उससे पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा। एटॉमिक रेडियस को पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्लास छोड़ेंगे, है ना। पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा, पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा। mn का आपको डेटा नहीं याद रखना, mn को डेटा याद नहीं रखना, आप यही बोलो यहां तक डिक्रीज करेगा, यहां लगभग सेम रहेगा, और फिर बढ़ेगा, है ना। mn का डेटा नहीं याद रखना, mn में भी लफड़ा है एक्चुअली, mn की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है ना, लेकिन वो डेटा नहीं याद रखना है। जनरल ट्रेंड याद रखना आपको, यस, जनरल ट्रेंड याद रखना है बेटा ना, डेटा नहीं याद रखना, इसीलिए मैंने नहीं बताई है ना, इसीलिए मैंने नहीं बताई। यस, हो गया। तो इसमें ना आप अगर देखोगे ना 12th क्लास में, है ना, 12th क्लास में अगर आप देखोगे ना तो एक मतलब ऐसा वो भी बना हुआ दिखेगा तुम्हें, एक ग्राफ बने हुआ दिखेगा, है ना। ये इधर होगा एटॉमिक रेडियस, है ना, एक ग्राफ बना हुआ दिखेगा तुम्हें एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का, है ना, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का। और ये जो ग्राफ होगा ना कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। 12th क्लास में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। ये जो ग्राफ होगा ना ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसे, है ना। यहां ये देखो, ये FeCO(Ni), इनकी साइज लगभग सेम रहेगी, और जिनकी साइज बढ़ेगी ना वो है कॉपर और जिंक, है ना। कॉपर और जिंक में फिर साइज होती है एकदम से बढ़ जाती है। इस तरह का ग्राफ आप लोग पढ़ोगे, है ना। इस तरह का ग्राफ कहां पढ़ोगे आप लोग? 12th क्लास के NCERT में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है ना, उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया यहीं पर, है ना, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर। सर ये पीरियड वाली चीज तो समझ में आ गई। अब तो आप एक बात बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ब्लॉक में क्या होगा, इन ए ग्रुप क्या होगा, इन ए ग्रुप क्या होगा, है ना। ग्रुप की बात करते हैं। यस, हाँ बेटा, mn को भी इंक्लूड कर लो। आप यही ध्यान रखो, डाउन द, पहले mn तक डिक्रीज करेगी, फिर सेम रहेगी, और फिर इंक्रीज करेगी, ना, इतना ध्यान रखो, है ना। हाँ ये ग्राफ बना लो बेटा, ये ग्राफ बना लो। कहीं पर अगर मान लो कभी दे भी दे ऐसा ग्राफ तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। 12th क्लास NCERT में बना हुआ है। ग्रुप की बात कर लेते हैं। सर ग्रुप जो है ना वो स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से, है ना, ग्रुप नंबर 3 से। सर ग्रुप नंबर 3 में कौन आता है? स्कैंडियम आएगा, हिट्रियम आएगा, फिर कौन आएगा? ला हफ्ता, और सबसे लास्ट में AC, ये आता है ना। ये है सर एलिमेंट ग्रुप 3 के, है ना, ये है सर एलिमेंट ग्रुप 3 के। सर कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। ग्रुप 3 में सर कोई लफड़ा नहीं है सर, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। देखो ये ग्रुप 3 में ये वाले कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का, 5th पीरियड का, 6th पीरियड का, 7th पीरियड का। सर डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ रहा है, और शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी, कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है। लेकिन लेकिन जो समझने वाली बात है मेरे मुन्ना, समझने वाली बात, देखो ये जो एलिमेंट है ये कौन सी सीरीज का है सर, ये 3D सीरीज का है। भाई स्कैंडियम कौन सी सीरीज में आता है बेटा, अब ये मत बोलना सर हमें नहीं पता है, ये 3D सीरीज में आता है। हिट्रियम कौन सी सीरीज में आता है, 4D सीरीज में। ये कौन सी सीरीज में आता है, 5D सीरीज में। ये कौन सी सीरीज में आता है, 6D सीरीज में, एक्टिनियम। यस, ये ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी सिर्फ। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, कहां से कहां तक, 4 से लेके 12 तक, क्या होगा, क्या होगा, 3D सीरीज जो एलिमेंट्स हैं, 3D वालों की साइज 4D से छोटी होगी ना, 4D वालों की जो साइज है वो बढ़ेगी। लेकिन 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज लगभग सेम रहती है। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज लगभग सेम रहती है। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो साइज है वो लगभग सेम रहती है, लगभग सेम रहती है ना। जैसे मान लो ये 3D एलिमेंट्स हैं, है ना। 3D एलिमेंट्स के बाद अगर मैं 4D एलिमेंट्स बनाऊंगा ना, देखो ये 3D एलिमेंट्स हैं, ये वाले 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें भी लगभग ऑर्डर यही फॉलो होगा। ये रहे 4D सीरीज के एलिमेंट्स। और अगर मान लो आप 5D सीरीज के एलिमेंट्स बनाओगे तो 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं लगभग इसके सेम साइज होती है, उनके लगभग सेम साइज होती है। 5D और 4D सीरीज के एलिमेंट्स की साइज लगभग सेम होती है। अब बात ये आती है सर ऐसा क्यों हो गया कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज लगभग सेम हो गई? कोई बता सकता है, कोई बता सकता है दिमाग लगा के, कोई बता सकता है? बेटा 6D, देखो हमने इसमें 6D को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक्टिनियम के बाद 6D में जो मेनली एलिमेंट्स होते हैं ना 6D में, वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की साइज वगैरह के बारे में प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता होती है ना। क्या कह रहा हूं, 6D नहीं इंक्लूड किया बिकॉज 6D में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेन मेड एलिमेंट्स, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ना। उनकी साइज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इस वजह से हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। यस, अरे बहुत बढ़िया भाई, ये क्या बता दिया तुमने, सही बताओ। एफ ब्लॉक पुअर शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट द हेल इज दिस, सही बताओ। शिट, बिल्कुल सही बोला तुमने, गजब गजब गजब, मजा आ गया। मतलब सर एक बात देखो, जब 4D से 5D की तरफ जाओगे, सर 4D से 5D की तरफ जाओगे तो बीच में इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसमें, बीच में किसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा सर, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। भाई साहब देखो ना कैसे, देखो ना कैसे, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना, देखो यारी जरा निभा, आप लोग ऐसे तो पढ़ते हो, यारी जरा निभा मौत तक, है ना, ऐसे ही पढ़ते हो ना। और यहां आता था कौन, यहां आता था ला हफ्ता वरना रे, ऐसे तो होता था, ला हफ्ता वरना रे। ये है 4D सीरीज के एलिमेंट्स और ये है 5D सीरीज के एलिमेंट्स, है ना। लेकिन सर देखो यहां पर एटॉमिक नंबर इसका था 57 और यहां पर एटॉमिक नंबर कितना था, 71। सर यहां बीच में कौन आते थे, 4f सीरीज के एलिमेंट्स आते थे, बीच में कौन आता था, 4f सीरीज के एलिमेंट्स आते थे, है ना। 4f सीरीज के एलिमेंट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है सर, 4f में फिल हो रहा है सर। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 4f में जब यहां से यहां आ रहे हो आप, यहां से यहां आ रहे हो, है ना, जिरकोनियम से हॉफनियम की तरफ आ रहे हो, तो सर बीच में इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहे हैं, 4f में फिल हो रहे हैं सर। 4f में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो मुझे बताइए 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पुअर होता है। 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है ना, हाँ 72 होता है बेटा, 72, है ना सर। 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होगा, तो इन 4f के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनकी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी बहुत कम है, और बहुत कम है तो साइज बढ़ेगी नहीं, साइज लगभग सेम रह जाएगी, साइज लगभग सेम रह जाएगी। यस, तो इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन है वो आप लोग क्या लिखते हो, रीजन लिखते हो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, और इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
क्या बोला जाता है इसको? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। यस, दिस इज नोन एज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कि लेंथेनोइड सीरीज में, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है? कि लेंथेनोइड सीरीज में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होती है। दैट इज नोन एज पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दिस इज नोन एज पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स या फिर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, है ना, आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स साइज, या फिर ऐसे लिख दो, अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो ये आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें हम लोग कैसे याद रखेंगे, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस, है ना। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, है ना, आपके दिल पे क्या बीत रही है अभी मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर मतलब इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, है ना सर, इतना सब कुछ हो गया है। देखो बेटा, मतलब याद टाइम के साथ होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, टाइम के साथ होगा, बार बार रिवाइज करोगे तब होगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों जब मैं कहता हूं हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन? मैं चाहूं तो इसको छोड़ दूं, लेकिन अगर इसको छोड़ दूंगा तो जेई का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि जेई में पूछा जाएगा। अगर ये समझना है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपनी जेब में रखिए, है ना, जहां भी टाइम मिले उसको देखा चेक कर लिया, देखा चेक कर लिया, है ना। ये सबसे जबरदस्त चीज है। चलो नोट करो इसको, हो जाए तो डन लिखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और फिर छोड़ देंगे, है ना, फिर छोड़ देंगे। यस, समझ में आ गया क्या, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ऐसा बोला जाता है ना, कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम और रेडियस ऑफ ऑफनियम, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग सेम होती है ना। जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है। क्यों? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिकॉज जिरकोनियम होता है 4D सीरीज का एलिमेंट और हॉफनियम होता है 5D सीरीज का एलिमेंट। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की जो साइज है वो लगभग सेम होती है। क्यों? बिकॉज वापस से वही सेम रीजन, मॉलिब्डेनम 4D सीरीज का एलिमेंट्स है और टंगस्टन 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द सेम साइज। तो सेम साइज में यही जिरकोनियम हॉफनियम की साइज सेम होगी, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की साइज सेम होगी। यस, मेरी बात समझ में आ गई? पक्का, है ना। तो ये चीज लिखनी है आपको नोट्स में ना, ये चीज लिखनी है, क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, है ना, क्वेश्चन तो यही आएगा, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा सर, ये चीज हम लोग समझ गए सर, ये तो बढ़िया ढंग से समझ में आ गई सर हमें। देखो ये रहा, देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ये रहा, जिरकोनियम हॉफनियम की साइज लगभग सेम होगी, मोलिब्डेनम टंगस्टन की साइज लगभग सेम होगी, और अभी मैंने बोला था FeCO Ni, इनकी 3D सीरीज में लगभग एलिमेंट्स की साइज सेम होती है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। आ गया ना क्वेश्चन? और भी होगा, और भी होगा, अरे बेटा और भी होगा, और भी होगा ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने लिखे हैं, बस 2 ही लिखे हैं क्योंकि ये ज्यादा जनरल लिखे होते हैं। 3D 4D में लगभग सेम होगी सबकी, है ना, जो जो नीचे आए ना सबकी लगभग सेम होगी, लेकिन यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 में इसकी साइज बड़ी होगी, लेंथेनम की, है ना। देखो ये अलग से ध्यान रखना है, ग्रुप 3 वालों को अलग ले लो, ग्रुप 3 में तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, 4 से लेके 12 तक ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो आपने ये तो बता दिया, अब ना आप लगे हाथ, है ना। देखो अभी मैं आपसे कह रहा था ना, ये आ गया ना क्वेश्चन, मैं कह रहा था आपसे, अब अगर मैं ये कॉन्सेप्ट छोड़ देता, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, क्लास 11 की आप एनसीईआरटी में देख लेना, नहीं लिखा हुआ है सब कुछ, अगर मैं ये छोड़ देता, ये जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन आ गया, द पेयर दैट हैज द सिमिलर एटॉमिक रेडियस, किसकी साइज सेम होगी? ये रही, देखो, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। आ गया ना सेम क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपसे बोला छोड़ना कुछ भी नहीं है, भले ही ज्यादा पढ़ लो, हल्का सा, मैं इररिलेवेंट भी नहीं पढ़ाता हूं, ऐसे नहीं कि इधर उधर से लिया और सब कुछ एक ही जगह भेज दिया, नहीं, इररिलेवेंट भी नहीं पढ़ाता हूं मैं, लेकिन
जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीज हमें करनी है। ये अगर आप टॉपिक छोड़ देते, आप कहते सर ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही नहीं है, हमें क्यों करवा रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना। और हो सकता है 2025 में भी ऐसा ही, 26 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और तुम ना कर पाओ, है ना, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सर आगे चलते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट का तो आपने बता दिया, सर एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी बता दो, है ना। सर एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी बता दो। तो एफ ब्लॉक में देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एफ ब्लॉक को, है ना। और एफ ब्लॉक में कौन आता है, लेंथेनोइड, है ना, लेंथेनोइड सीरीज। सर लेंथेनोइड सीरीज में पता कौन कौन आता है, कौन कौन आता है बताओ। सर सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, है ना, ये तो होता था। और तुम अब लौटो, यस यही एलिमेंट्स होते थे ना। छोटी सी चीज ध्यान रखनी है ना, छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। जनरल ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जनरल ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जनरल ट्रेंड ये होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, है ना। जनरल ट्रेंड ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। लेकिन आपको जानकर बहुत ही जबरदस्त खुशी होगी, जबरदस्त खुशी ये होगी कि जब आप लोग ग्राफ बनाते हो ना, इधर लिखोगे आप एटॉमिक रेडियस, है ना, और इधर लिखोगे क्या, एटॉमिक नंबर। जब आप लोग ग्राफ बनाओगे ना तो पता आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्राफ कुछ ऐसा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज वैसे वैसे कम होगी, लेकिन एकदम से साइज बढ़ जाएगी, है ना, साइज एकदम से बढ़ जाएगी। उसको थोड़ा अच्छे से बना लो, साइज एकदम से बढ़ जाएगी। जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी वो कौन होगा, ईयू। बेटा एक्सेप्शंस हैं लेंथेनोइड में, इन एक्सेप्शंस को मतलब इनका रीजन दे पाना, है ना, इनका रीजन दे पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो कई बार रीजन दे भी नहीं पाते। इस वजह से आप सिर्फ ये ध्यान रखो, है ना, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो ईयू की साइज होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है इसमें, बस इतना है। क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि एक बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि जो यूरोपियम इसकी साइज सबसे बड़ी है ना। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, जनरल ट्रेंड यही है। अच्छा इसका अगर तुमसे कोई रीजन पूछ ले लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्यों डिक्रीज करता है, हाँ क्या रीजन लिखोगे, हाँ जी क्या रीजन लिखोगे, हाँ अरे वेरी गुड लड़कों, इसका क्या रीजन लिखोगे, सर इसका रीजन हो जाएगा पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। जिसको सर आपने अभी थोड़ी देर पहले लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला तो था, है ना, सर थोड़ी देर पहले आपने बोला तो था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सर इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, 4f में फिल हो रहा है, और 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो उसकी जो साइज है, 4f का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगी, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, खत्म, जिसको लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। यस अच्छा देखो सर एक बात बताओ, ये तो आपने एटॉमिक रेडियस ली है, अगर मान लो आप आयोनिक रेडियस लेते ना, कौन सी रेडियस, आयोनिक रेडियस, कौन सी रेडियस, आयोनिक रेडियस। अगर आप लोग आयोनिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ बनाते ना तो मजा आ जाता। सर मैंने कहा कैसे आ जाता मजा, आप बोलोगे सर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है। ला ला क्यों ला भाई, सीने पर नदियां, ये देखो सीने पर नदियां, कौन सी आयोनिक रेडियस, +3 वाली, क्योंकि इनकी +3 चार्ज जो होता है ना ज्यादा स्टेबल होता है ना, प्रेम की समाई, है ना। ये सर आयोनिक रेडियस में कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ जो लफड़ा है वो किस में है, एटॉमिक रेडियस में है, एटम की रेडियस में लफड़ा है। अगर आप आयंस की रेडियस लिखोगे उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यस आयोनिक रेडियस जो होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी विदाउट एनी एक्सेप्शन, यस विदाउट एनी एक्सेप्शन, यस यस यस। तो जो प्रॉब्लम है वो किस में, एटॉमिक रेडियस में, आयोनिक रेडियस में कोई सीन ऐसा लफड़ा ही नहीं है, यस लफड़ा ही नहीं है। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताओ सर,
अगर मान लो लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रही है, तो एक्टेनॉइड सीरीज में भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, है ना। एक्टेनॉइड सीरीज में तो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन, उसमें हमें ऑर्डर नहीं लिखना बेटा ना, उसमें ऑर्डर नहीं लिखना, एक्टेनॉइड्स के केस में ऑर्डर नहीं लिखना, बिकॉज एक्टेनॉइड्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पता है दुनिया को। दुनिया को पता ही नहीं है एक्टेनॉइड्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी साइज क्या होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मेन मेड और वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लो एक लिखा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक लिखा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कौन से कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, है ना। दोनों में ही लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होगी, लेकिन मुझे ये बताइए दोनों में से कहां पर ज्यादा कम होगी साइज, विच इज ग्रेटर, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का? जल्दी बताइए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्या लग रहा है आपको? हाँ, कौन से कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्या लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है? यस, वेरी गुड सर, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। क्यों? मैंने कहा क्यों, ये भी एफ है, ये भी एफ है, लेकिन अरे मेरे भाई 5f, सर 5f तो न्यूक्लियस से और दूर हो गया सर, 5f तो न्यूक्लियस से काफी दूर है, 4f तो बीच में आ गया, 5f उससे भी दूर है। अगर उससे भी दूर है तो इसका न्यूक्लियस से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, बहुत कम रिपेल करेगा। ये बोलेगा यार न्यूक्लियस तो मेरे से बहुत दूर है ना, ये न्यूक्लियस तो मेरे से बहुत दूर है, ये न्यूक्लियस तो मेरे से हाई एलो भी नहीं करता, तो मुझे इस आउटर इलेक्ट्रॉन को यहां, अगर ये जाना चाहता है यहां तक तो मैं क्यों रोकूं इसको, ये 5f नहीं रोकेगा। बोले मैं तो खुद न्यूक्लियस से बहुत दूर हूं, और जो चीज न्यूक्लियस से जितनी जितनी दूर होती जाती है वैसे वैसे उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाता है, वो उसको न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं आता, है ना, उसका शील्डिंग इफेक्ट और कम हो जाता है। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 5f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और कम होता है, और कम होता है। इस वजह से जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। यस, क्योंकि एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड से भी दूर होते हैं न्यूक्लियस से। भाई लेंथेनॉइड तो 4f आ गया, फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल, मतलब 7, वैसे तो देखें तो 4f पहले फिल होता है, 5f बाद में फिल होता है, तो 5f और दूर हो गया न्यूक्लियस से, और दूर हो गया तो बोलेगा भाई न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है अपने को, है ना, कोई भी जाओ न्यूक्लियस के पास, हाई हेलो करो, जो कुछ करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। डन है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर इसी के साथ एटॉमिक रेडियस वाली जो कहानी है वो हम लोगों ने आज कर दी है खत्म, और अब हमें पढ़ना है नया टॉपिक। उस नए टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ये हम लोग पढ़ेंगे कौन सी क्लास में? कल वाली क्लास में। आज नहीं पढ़ेंगे बेटा, इतना ही पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे इसको। नया टॉपिक है, उसको नए दिन में स्टार्ट करेंगे, है ना, नया टॉपिक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है देखो ये रहा, ये तो अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपको आज डीपीपी मिलेगी वो सॉल्व करनी है। और क्या सॉल्व करना है? डीपीपी के साथ साथ एक बार फिर से कह देता हूं, आपको रिवीजन करके आना है, और जो क्लास में, आज तो क्लास में कुछ दिया ही नहीं है ना, ये बात, यही होमवर्क है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, सबसे इंपॉर्टेंट। सर सबसे पहले जो काम करोगे ना वो ये करोगे, फिर कौन सा करना है? डीपीपी वाला, फिर ये सॉल्व करना है ना, उल्टा चलना, पहले रिवीजन फिर डीपीपी फिर ये क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है, अरे बोलो। नहीं नहीं बेटा एक्सटेंड नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में, अरे अगली क्लास में करेंगे, कल नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। देखो इसका रीजन है क्योंकि अभी 2 दिन अपनी क्लास है नहीं, है ना, कल और परसों अपनी क्लास है नहीं। जब कल और परसों अपनी क्लास नहीं है, अभी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, तो फिर नेक्स्ट उससे जब 2 दिन बाद क्लास होगी तो में भूल जाओगे तुम, है ना, फिर तुम बोलोगे सर नहीं समझ आया, है ना, नहीं समझ आया। यस, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि नया टॉपिक नए दिन से स्टार्ट हो। 2 दिन है आपके पास, हाथ जोड़ के एक बार फिर से आपसे विनती है, आप लोग पढ़िए, लिखिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही सबसे जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चीजें क्योंकि इंसान भूल जाता है, मैं भी अगर पढ़ूंगा ना, मैं भी अगर 2 साल नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं भूल जाऊंगा बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज वो पढ़ता है सारी चीज उसको याद नहीं रहती। लेकिन जब हम लोग हर
हर मतलब हर सेशन में पढ़ाते हैं। लेट से ये जो चीज़ है मैं इस साल 3-4 बार पढ़ा दूंगा, हर साल मैं 3-4 बार पढ़ाता हूँ किसी भी चीज़ को, तो वो अपने आप रिवीजन हो जाता है। और जब चीज़ रिवाइज होती है तो मुझे ये सारी चीज़ें याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही याद रहता है दिमाग में। तो प्रैक्टिस का खेल है भाई, है ना, प्रैक्टिस का खेल है। देखो मैं क्या करता था, जब मैंने इनऑर्गेनिक ऐसे स्टार्ट करी थी, जब मैंने कोचिंग करी थी, तो आपको तो देखो यार इतने सारे लोग हैं बताने वाले, जब हम लोगों ने कोचिंग करी थी ना, ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, ऑनलाइन कुछ नहीं था, क्लास में एक बार समझ में आ गया तो आ गया, बस खत्म है। फिर उसके बाद डाउट काउंटर पे आप टीचर से मिल ही नहीं पाते थे, इतने कम डाउट्स सॉल्व होते थे, भीड़ लगी होती थी डाउट्स वगैरह के लिए, है ना। तो उस समय नहीं था फैसिलिटी, लेकिन फिर भी क्या तरीका करता था मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का, मैं क्या करता था, जैसे मान लो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस को छोटे से पेज में लिख लिया, जितने भी ऑर्डर वगैरह ना सब कुछ एक एक पेज में लिख लिया, और उस पेज को जेब में डाल लिया। जैसे मान लो मैं घर से कोचिंग आता था, कोचिंग से घर आता था, तो बीच में 10 मिनट मुझे लगते थे, पैदल जाता था, वो पेज मेरे साथ होता था, जो चीज मुझे पढ़नी होती थी वो मेरे सामने होती थी, देखा, देख लिया, अच्छा 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 ये होता है, बस वापस जेब में डाल लिया। दोस्तों के साथ बात भी करते रहो, पेज खोला देख लिया, जब खाना खा रहे होते थे तो पेज निकाला देख लिया, अच्छा ये होता है, पेज डाल लिया, जेब में डाल लिया। तो मतलब चीजें अपने आप याद हो जाती हैं, टाइम के साथ सारी चीजें याद हो जाएगी, लेकिन बात यह कि हम कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं, है ना, बात ये होती है। और ऐसे करोगे ना तो सारी चीजें, मतलब ऐसे करते करते मेरी जेब में बहुत सारी, मतलब वो नहीं होते, मतलब जिसको फर्रे बोलते हैं ना, है ना, बहुत सारे फर्रे मतलब जेब में होते थे मेरे, है ना, कोई इस वाली जेब में, कोई इस वाली जेब में, कोई इस वाली जेब में, कोई पीछे वाली जेब में, गए देखा, चलते चलते देखा, और जेब में डाल लिया। मान लो आप स्कूल से, आप अपने घर से स्कूल जाते हो, है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते होंगे, या फिर घर वाले मम्मी पापा छोड़ के आते होंगे। आपने क्या किया, एटॉमिक रेडियस का चिट्ठा बना लिया, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चिट्ठा बना लिया, आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल का चिट्ठा बना लिया, जेब में डाल लिया पेज। आप जा रहे हो, है ना, बंदा ड्राइव कर रहा, आपको 10 मिनट भी लगे, उसको एक बार खोल के देखना ही तो है, रिकॉल करना होता है सिर्फ, जैसे एक बार सामने आ गया नजरों के सामने, बस अपने आप याद हो जाएगा, हैबिट में डालना पड़ेगा, है ना, तो वो सारी चीज अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, हाँ। अब तो तुम समझ ही गए हो बाथरूम बाथरूम का, तो हाँ, कह रहा बाथरूम में भी कर देगा, हाँ वहां पर भी रिवाइज करते थे बेटा, जब भी टाइम मिले ना, मतलब जब भी टाइम मिले रिवाइज करो, देखो सीधी सी बात ही है ना, 100 बातों की एक बात ही है ना। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, तुम खुशनसीब लोग हो जिनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और तुम बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हें समझाने वाले लोग हैं, तुम्हें ज्ञान देने वाले लोग हैं, तुम ऑनलाइन के जमाने के लोग हो, है ना, कि जिनको नहीं समझ में आती तो तुम कम से कम ये कह सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, वापस बताओ। तुम्हें अगर नहीं समझ में आई तो तुम किसी और बैच में जाके कहीं और से भी पढ़ सकते हो, तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तुम बहुत सारी जगह से पढ़ सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास है ना, तो उसका फायदा उठाओ। यस, अभी वो अलग सर ने एक इंटरव्यू किया था एक बच्चे का, है ना, और जो बच्चा आईआईटी धनबाद में, उसका भी एडमिशन हुआ इसी साल, उसके जो पापा हैं वो ये गैस एजेंसी होते हैं ना, उसमें जो गैस होता है ना घर पे खाना बनाने के लिए जो यूज होता है गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर पहुंचाते थे, और वो जो बच्चा था वो अपने पापा की हेल्प करता था, है ना। एक जो गाड़ी होती है उसको खाली करने में बोलता था कि 800 रुपए देते थे, 4 लोग होते थे, 200 रुपए मिलते थे। तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करता था, और इस साल उसका एडमिशन कहाँ होगा, आईआईटी धनबाद में। अब बताओ क्या रिसोर्सेज है उसके पास। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको कम से कम मजदूरी तो नहीं करनी पड़ रही पढ़ाई के साथ, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना, है ना। वो जो बच्चा था उसको पढ़ाई भी करनी थी, और उसको अपने पेरेंट की हेल्प भी करनी थी। एक बच्ची थी जिसके जिसके मम्मी पापा को पैरालिसिस हो गया, है ना, उनकी दुकान थी, उनको अपनी शॉप बंद करनी पड़ी, उसकी जो मम्मी है उसको 2-2 3-3 जगह काम करना पड़ा। आज वो बच्ची कहाँ जा रही है, आईआईटी बीएचयू, वहां से वो इलेक्ट्रिकल कर रही है ना। तो ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सामने, बथेरे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, वो टूटा हुआ फोन वाला वही चीज। तो इसीलिए मैं कहता हूं यार, आप हो सकता है बहुत सारे लोगों से खुशनसीब हो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फोन है, टैबलेट है, या फिर लैपटॉप है। बहुत सारे लोग बेचारों के पास कुछ भी नहीं है यार,
है ना। तो समझो इस बात को। हाँ मतलब इट डजेंट मैटर आईआईटी दिल्ली जा रही है कि वो कौन से में जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी उन्होंने अच्छा किया, है ना। तो ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है, मतलब इंसान इन्हीं सारी चीजों से मोटिवेशन लेता है ना। तो सीखिए भाई इन सारी चीजों से, और सिर्फ सीख के उसको भूल मत जाओ, उसको अप्लाई भी करो खुद के ऊपर, है ना। और कंप्लेन मोड में कम रहो, कंप्लेन करना मत सीखो। वो चाहता तो बच्चा ही कह सकता था मेरा जो मोबाइल है वो तो टूटा हुआ है, उसमें तो दिखता नहीं है, मुझे तो पापा की भी हेल्प करनी होती है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं। 100 बहाने हैं भैया, 100 बहाने हैं, लेकिन दुनिया बहानों को नहीं सुनती है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा दुनिया गालियां देगी तुम्हें, सीधी सी बात, ये कोई नहीं सुनेगा क्यों नहीं हुआ। और जिसने मेहनत करके अपना मंजिल पा लिया, मुकाम पा लिया, दुनिया उसके पीछे भागेगी। बताओ, अलग सर के साथ इंटरव्यू कर रहा है यार, अगले 4 साल की पूरी फीस अलग सर ने उसकी स्पॉन्सर कर दी, नया फोन उसको गिफ्ट कर दिया। बताओ क्या चाहिए साला। मतलब घर वालों का जो सीना होता है ऐसे चौड़ा हो जाता है, मतलब कि मेरे बेटे ने ऐसा किया या मेरी बच्ची ने ऐसा किया। तो कम से कम पेरेंट्स के लिए आप लोग ये इतना मतलब खुशी आप लोग उनको दे सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों ने उनके लिए कुछ अच्छा करके दिया, और अपनी लाइफ तो सेट हुई है। तो इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इस समय खेलना कूदना, चैटिंग करना, है ना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है या फिर पढ़ाई लिखाई करना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें करने के लिए मैं कहता हूं हमेशा कॉलेज में खूब टाइम मिलेगा, खूब टाइम मिलेगा। सब कुछ जो तुम्हारे शौक है ना सब पूरे कर सकते हो वहां, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, है ना। दिस इज द टाइम टू स्टडी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है। जितनी मेहनत कर पाओ दम लगा के पढ़ो, है ना। और ऐसे लोगों से मोटिवेशन लो यार, है ना। क्या क्या कर रहे हैं मतलब बताओ बच्चे, किन सिचुएशन में आके बताओ आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं। अलग माहौल होगा, मतलब बताओ अलग माहौल, गांव में कोई आईआईटी के बारे में जानता ही नहीं है और बच्चा आईआईटी कर रहा है, बताओ, है ना। तो समझो इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करेंगे, काफी ज्ञान वाली बातें हो गई। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से वापस मुलाकात होगी, इसको रिवाइज करके आइएगा। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।